अभी तक Coming now to the costs of the different sources of capital. Each source of capital has नहीं ना चालू अभी तक। ओके, दोनों भी चालू है, ऐप पे भी चालू है। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट। वो सेकंड पेन ड्राइव दे भाई। सो गाइस, वापस से जैसे कि आप जानते हो, वी आर ऑन द सेम चैप्टर जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आपके सामने ये चार्ट है और इतने ही फॉर्मूला पर ये पूरा चैप्टर बेस्ड है। द एंटायर चैप्टर इज अगेन ब्रोकन डाउन इनटू 4 पार्ट्स। केडी है, केपी है, उसके अंदर केआर भी है और केई भी है। सो नाउ द क्वेश्चन इज केडी क्या है? केडी में रिडीमेबल भी है और इररिडीमेबल भी है। तो रिडीमेबल का क्या, जो चीजें रिडीम होती है यानी कि इसके पैसे वापस देना पड़ेंगे। तो आप सभी जानते हैं, कल हमने दो बातें देखी थी कि केडी इज इक्वल टू इंटरेस्ट ब्रैकेट में 1 माइनस टी जरूर होता है, पर ये पैसे वापस चुकाना होते हैं और उस समय पे अगर कुछ डिस्काउंट या प्रीमियम हुआ होगा तो प्लस करके हम लोग आरवी माइनस एनपी अपॉन एन करते हैं और ब्रैकेट में 1 माइनस टी लिख सकते हैं अगर वो कैपिटल लॉस, अगर पीएनएल वाला आइटम होगा। अगर नहीं होगा तो ब्रैकेट में 1 माइनस टी वहां पे नहीं लिखेंगे, पर इंटरेस्ट के बाजू में 1 माइनस टी तो हमेशा लिखना ही है। उसके बाद में डिवाइड करेंगे तो आरवी प्लस एनपी अपॉन 2, आपको बता दिया कि एनपी अपॉन 2 क्यों लेते हैं, वो भी हमारा डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है। अब बात करेंगे केडी का इररिडीमेबल की बात करेंगे। जब भी मैं रिवाइज करूंगा आपने भी मेरे साथ बोलना है। इररिडीमेबल की बात करते हैं दोस्तों, आपके सामने अगर मान लीजिए ऐसा अगर है, क्वेश्चन है कि केडी रिडीम में नहीं होता तो इंटरेस्ट को ब्रैकेट में 1 माइनस टी करेंगे, डिवाइड बाय एनपी करेंगे। वो एनपी यानी कि जो भी खर्चा लगता है ना उससे माइनस किया जाता है। यानी कि हमारा इश्यू 100 रुपए में होगा, 3 रुपए खर्चा होता होगा, हो सकता है हमारे फ्लोटिंग चार्जेस लगेंगे या कोई और खर्चा लगा होगा, तो 100 में से 3 माइनस कर दो। आपके सामने आपको एनपी में 97 लिखना जरूरी है। अब अगला प्रश्न मेरा आपसे है कि अगर मैं केपी की बात करूं तो केपी में वापस से रिडीमेबल और रिडीमेबल है, यहां पे 1 माइनस टी का सवाल ही पैदा नहीं होता। टेल मी व्हाई 1 माइनस टी इज नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज यहां का ना इंटरेस्ट का खर्चा ना किसी और का खर्चा जो है पीएनएल के अकाउंट में डेबिट नहीं होता, यानी कैपिटल लॉस भी डेबिट नहीं होता, और यहां पे जो पीडी का खर्चा वो भी नहीं होता। इसलिए बोलते हैं कि पीडी ब्रैकेट में 1 माइनस टी नहीं आएगा, अपॉन एनपी आएगा अगर वो इररिडीमेबल है। अगर रिडीमेबल है, अगर वो रिडीमेबल है तो हमारे पास में अब ऑप्शन है कि पीडी है प्लस है आरवी माइनस एनपी अपॉन एन है, डिवाइड करेंगे आरवी प्लस एनपी अपॉन 2 करेंगे। ये बात एकदम क्लियर है। अब यहां पे 1 माइनस टी वाला चक्कर खत्म हो गया, बिकॉज कोई भी चीज पीएनएल अकाउंट में डेबिट क्रेडिट होते नहीं। अब हम लोग केआर की बात करते हैं, कल हमने इसको पूरा डिटेल में समझा था कि जो मैंने देना है, वैसे तो कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग जो होती है ना वो तो कॉस्ट होना ही नहीं चाहिए, वास्तविक जीवन में कोई कॉस्ट नहीं, मैं अपना ही पैसा यूज कर रहा हूं, पर इसके पीछे ये मतलब है कि अगर ये पैसा एक्चुअली इट बिलोंग्स टू शेयर होल्डर, इट बिलोंग्स टू व्हाट, ये तो पैसा शेयर होल्डर का है, ये पैसा शेयर होल्डर का है, तो शेयर होल्डर का पैसा हमने रखा है हमारे पास, शेयर होल्डर का पैसा हमने हमारे पास रखा है। काश अगर हम उसको पैसे देते, तो वो ये पैसा तो टैक्सेबल इनकम में लगा था या फिर वो नॉन टैक्सेबल इनकम में लगा था। तो अगर वो टैक्सेबल इनकम में लगा था तो आप बोलते हैं कि के आर इज इक्वल टू के ई ब्रैकेट में 1 माइनस टी। अगर वो टैक्सेबल इनकम में उसके हाथ में वो इनकम टैक्सेबल होती, तो अगर वो टैक्सेबल नहीं होती तो हम बोलते हमारा जो के आर है वो के ई इतना है, यानी कि उसकी जो एक्सपेक्टेशन है उतना ही हमारा के आर है। पर कभी कभी उसके हाथ की जो इनकम है, अगर मान लो 10 रुपए कमा रहा है, 30 रुपए टैक्स भर रहा है, यानी कि उसको 7 रुपए कमा सकता था, यानी कि हमारा के ई 7 रुपीज होगा, 10 रुपीज होगा, के ई 7 होगा। इसलिए हम लोग फॉर्मूला क्या बनाते हैं, के ई इज इक्वल टू के आर इज इक्वल टू के ई ब्रैकेट में 1 माइनस टी। ओके, वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे। आपके सामने सीएपीएम की कल हमने बात की थी। आपको मैंने कहा था सीएपीएम मेथड बोलता है कि हमें कम से कम, जब कोई इंसान शेयर मार्केट में पैसे लगाता है वो ये सोचता है कि कम से कम मुझे उतना तो पैसा मिलना ही चाहिए, कितना, जितना कि रिस्क फ्री एफडी पे मिलेगा। तो के ई, बोलो बच्चों, के ई इज इक्वल टू आर एफ प्लस क्या प्लस बोलो आगे, हमें पहले तो एक बीटा की प्राइस निकालना पड़ेगी, उसको हम लोग क्या नाम देंगे,
RM माइनस RF, तो वो एक बीटा की प्राइस, और जिस कंपनी में मैं लगा रहा हूं उसका बीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि RF तो मिलना ही चाहिए, प्लस करेंगे, बोलो आगे, बीटा जिस कंपनी में लगा रहा है उसका बीटा, ब्रैकेट में RM माइनस RF, सिंपल। रियलाइज यील्ड अप्रोच की बात करो, रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच की बात करो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियलाइज यील्ड अप्रोच? ये रियलाइज यील्ड अप्रोच में हमारे पास में ये लिखते हैं कि जब भी कोई कंपनी पैसा लगाती है उसको दो तरीके से पैसे मिलते हैं, एक तो उसको डिविडेंड का तो पैसा मिलता ही है, पर जो प्राइस गैप हुआ उसका भी पैसा मिलता है, यानी कि डीवी मिलेगा। और प्राइस गैप का फॉर्मूला है, एक तो P1 माइनस P0 करो या फिर MP1 माइनस MP0, जो भी आप जैसा भी बोलो, और डिवाइड करेंगे MP0 या P0, जो MP यानी कि मार्केट प्राइस। तो ये एक फॉर्मूला, इतने सारे फॉर्मूला अब तक हम लोग इस पूरे चैप्टर में देख चुके हैं। ओके, तो ये सारी चीजें हमने अब तक देखी है, और आई थिंक आपको सभी लोगों को इन सारे फॉर्मूलाज पे कॉन्फिडेंस भी और सब कुछ है। एक मेरे पास में एक केस स्टडी है, जो केस स्टडी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। सर आपका केस स्टडी किस बात की? एक केस स्टडी है जिसका नाम है शैंडर्स प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस ITO। सर तो इनकम टैक्स जैसी लग रही है, हाँ इनकम टैक्स कीजिए। सर इनकम टैक्स पढ़ा रहे कि FM पढ़ाएंगे? FM, पर जिसके अंदर शैंडर्स प्रॉपर्टी वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर, ये जरा केस स्टडी है। अभी अगर आपसे एग्जामिनेशन में कोई पूछे या कभी बाहर पूछ ले आपसे, क्या पूछे आपसे, क्या पूछे आपसे कि भाई साहब वो जो ये है, जो आपका कैपिटल लॉस होता है डिबेंचर पे, क्या वो P&L में डेबिट होता है क्या? तो हमारे बुक ने तो दोनों भी ऑप्शन लिए, पर वास्तविक जीवन में इंडिया में क्या है? इंडिया में नहीं तो बोलते ही लोग, पर इस केस स्टडी में लिखा है कि कैपिटल लॉस ये P&L अकाउंट में लिया जाता है। इस केस स्टडी को अगर आप पढ़ते हैं, आप 26 मई 2017 का केस है, जो कह रहा है कि डिबेंचर इशू करते समय जो हमारा कैपिटल नुकसान होता है, यानी कि हम लोगों ने 100 रुपए का इशू किया डिबेंचर, पर मिले हमें कितने? 90 रुपीज मिले। 100 रुपए का बॉन्ड या 90 मिले, और रिडीम में हम लोग 100 रुपए का, यानी कि हम लोग को 10 रुपए का लॉस हुआ। ये लॉस इन्होंने कहा है ये कैपिटल लॉस है इस केस स्टडी में। वैसे एग्जामिनेशन में कैपिटल लॉस के ब्रैकेट में 1 - T नहीं लेने का, वो क्लियर है। पर अगर आप बोलेंगे फिर तो हमेशा मत ही लो ना, कभी कभी भी क्यों लेने का है? तो ये केस स्टडी में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो जजमेंट मिला है, जो CBDT ने जो जजमेंट दिया है, उसके मुताबिक यह है कि यहां पे कैपिटल लॉस पे भी आपको P&L अकाउंट के डेबिट में चार्ज करने मिलेगा, यानी कि 1 - T चलेगा, टैक्स सेविंग हो जाएगी। इस केस स्टडी में लिखा है, जिसकी वजह से टैक्स के कुछ जानकार कहते हैं, बोलो क्या? Although it is a capital loss, it is the item of P&L account, ऐसा बोलते हैं। अगर आपको ऐसा रैंडम बोलेंगे, कोई आपको अभी किसी क्लास वाले बच्चे से मिले, नहीं रे वो P&L के अकाउंट में थोड़ी ना आता, कुछ भी बोल रहा है। अरे आता भाई, कभी कभी आ सकता वो, इसलिए तो ICAR ने कंफ्यूजन क्लियर किया नहीं, क्योंकि कभी कभी लॉ में कुछ बातें क्लियर नहीं, तो इसलिए तो केस लॉ से सॉल्व होती है। अगर लॉ में स्पष्ट दिया होता, स्पष्ट, इफ दे वुड हैव सेड क्लियरली अबाउट इट, तो केस लॉस की जरूरत की। जब लॉ की लैंग्वेज पे संदेह निर्माण होता है ना, तो तब केस लॉस वर्क करती है। तो केस लॉस में लिखा है, ये प्रॉपर्टी नाम लिख दो आप, क्या है? शैंडर्स प्रॉपर्टी। इसके अगर मान लो किसने आपको जिद पे उतर के आपको प्रूव करने का वक्त आ गया, तो बोलना देख भाई यहां पे लिखा है इसका जो कैपिटल लॉस है P&L में डेबिट है, इसके मुताबिक 1 - T आना ही चाहिए। हम लोग नहीं लेते, बात अलग है, पर अगर इस केस स्टडी का सुनेंगे तो एग्जामिनेशन में जैसा बोलेंगे वैसा कर लेना। और एग्जामिनेशन में कुछ नहीं दिया तो जो भी लेंगे तो अज्यूम कर लेना, इट इज अज्यूम डाल देना। मैं इसको 1 - T क्या को अपना हो सकता है आवले को पता नहीं होगा, आप 1 - T ले लेंगे, वो बोलेंगे नहीं नहीं कैसे ले रहा, या आप नहीं लेंगे, वो बोलेंगे नहीं नहीं ये शैंडर्स में तो लिखा था।
नए EISM के लेक्चर गूगल ड्राइव पे तब अपलोड होंगे ना जब अभी तो यूट्यूब पे दिख रहे तो गूगल ड्राइव पे क्यों अपलोड करेंगे? यहां से देखना है आपको रोज। जिस दिन यहां से बंद हो जाएंगे वहां पे अपलोड होना चालू हो जाएंगे। जिन जिन लोग को अभी भी SPC प्लेयर में प्रॉब्लम है, लिंक दिया वहां पे अपना डेटा फुलफिल करे। लिखो इन दिस केस स्टडी, इन दिस केस स्टडी बोलो क्या लिखेंगे? कैपिटल लॉस एट द टाइम ऑफ डिबेंचर इश्यू। इन दिस केस कैपिटल लॉस ऑफ डिबेंचर इश्यू, कैपिटल लॉस ऑफ डिबेंचर इश्यू बोलो आगे, इज ट्रीटेड एज, is treated as item of P&L account. That is why it is also appropriate. That is why it is also appropriate. बोलो क्या? To consider tax saving, bracket में 1 minus t, to consider tax saving, that is 1 minus t on किसके ऊपर? On capital loss. ओके ये बात क्लियरली स्पष्ट आपको समझा दी। ओके अब आगे बढ़ने का समय आ गया। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं के की, और उसमें अभी मेरा एक सवाल है, जब हम लोग किसी कंपनी में पैसे लगाते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? हमने लगाया कितने पैसे? P0 लगाया या P1 लगाया? P0 यानी कि हमने पैसा लगाया, आज पैसे लगा, आज P0 है। और एक साल के बाद में जो उसकी प्राइस होगी तो उसको P1 बोलूंगा मैं। इज दैट ओके? तो हम लोग P0 लगाते हैं, हमें जो मिलता है वो P1 मिलता है। तो जिस दिन सपोज आज मैंने रिलायंस में पैसे लगाया, आज मैंने काफी रिलायंस का शेयर्स लिया, अगर आपको कहूंगा मैं रिलायंस बहुत गिरा है, तो आज मैंने 1 CR का रिलायंस लिया है। रिलायंस बहुत दिन से आई वाज वेटिंग के नीचे आएगा, नीचे आएगा, फाइनली 2250 का नीचे है भाई। मैं बहुत दिन से, देखो ना, एक महीने में वो कितना ऊपर गया था, देखो 2250 जाके आया वो। और आई वॉज वेटिंग कब आएगा भाई, कब आएगा, कब आएगा भाई, कब आएगा। आज आया बहुत दिनों बाद, मेरे बोलते ना अपने इलाके में आया हो, तो अपने इलाके में आया तो मैंने उसको छोड़ा नहीं। मैंने कहा आज डाल देते, आज मौसम सुहाना है, फ्राइडे का समय है, कल सैटरडे संडे मंडे माहौल बनाएंगे, तो हो सकता है कम भी आए। सी दैट इज नॉट द इशू। शेयर मार्केट में मैंने कहा कि कल 2000 भी हो जाएगा, पर मेरे को लॉन्ग रन मालूम है, उसको भागना ही आगे, उसको कोई नहीं। मोदी जी साथ में रहे, कैसे कोई रोक सकता है उसको? कौन है वो? अरे होगा उसका जो ना, आप देखो उसका अगर रिटर्न देखते हैं हम लोग, तो इसका 6.82% रिटर्न उसके एक महीने के अंदर। आपको समझता कि एफडी में पूरे साल भर में रखते हैं 5% नहीं मिलता। तुम थोड़ा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू सोचा करो, ऐसा होले से सीए स्टूडेंट जैसा ऐसे मंद जैसे मत बैठो क्लास में, जो बोला सोचा करो। एफडी में पूरे साल भर में डालते हैं तो 100 रुपए का 105 होता, यहां पे एक महीने में 106 हो गए। हर बार नहीं होता, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस इज द गुड बेट। और अगर इसका 10 साल का ट्रेंड देखना है ना आपको, इसका सीएजीआर भी अच्छा है, 52 वीक्स का है, देखो उसका कितना है, और लो भी देख लो। मतलब उसके हाई से अपने को 250-300 रुपए सस्ता मिल रहा है वो, पर पिछले कई दिनों से अगर मैं उसको ट्रैक कर रहा हूं यार, अरे मिल रहा ही नहीं यार मुझे सस्ते में साला। और ये मैंने ये अवसर मैंने छोड़ दिया था यार, इस पे लिया मैंने काफी, पर ये थोड़ा सा और मैंने, मुझे लगा थोड़ा गिरेगा, यहाँ पे मैंने बहुत सारा उठाना चाहिए था, पर उसके ये उसको सपोर्ट है नीचे से, आप देख रहे हो इसके नीचे जाता नहीं हो। अगर आप थोड़ा सा उसको स्क्रीनर नाम इधर उसको सपोर्ट बोलते, देखो 1900 का सपोर्ट है, कोई सपोर्ट लाइन है उसको, उसके नीचे जाने नहीं देते उसको, सपोर्ट मिलता है। देखो यहाँ पे सपोर्ट है उसको, देखो ये देख सपोर्ट है, यानी कि जैसे वो नीचे उठाता नीचे आता ना, लोग उठा लेते उसको। लोग कैसे उठाते हैं उसको मालूम है? बाय करके। अरे भाई कभी कभी कुछ शेयर्स को नीचे जाने नहीं देता उसको, जैसे उसको सपोर्ट मिलता है वहां पे, वो उठा लेते हैं मार्केट में उसको। इतना डिमांड क्रिएट होता है कि वो उसके नीचे आता है, वापस रेट ऊपर चले जाते हैं उसके, क्योंकि शेयर्स में दम है रे।
बट एनीवेज अपना अपना फेवरेट शेयर होता है, मेरा फेवरेट शेयर है रिलायंस, तो हाँ जी। अरे 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 लॉकडाउन में 900 रुपए के शेयर है मेरे पास, जान दो अभी क्वांटिटी। अभी मेरे पास रिलायंस लगभग 2.5-3 करोड़ का रिलायंस है। रिलायंस पे बेट लगाया मैंने बहुत सारा, मेरा जो एवरेज है वो बहुत कम है रिलायंस का एक्चुअली, तो इसलिए मेरे को अभी वो महंगा भी पड़ता। इंसान कैसा जो शेयर लेते हैं ना, वैसा एक दिन में उसको महंगा और सस्ता नहीं, यू कैन नॉट ऑलवेज बाय ऑन द रॉक बॉटम प्राइस। मतलब कोई भी चीज सबसे सस्ती होंगी तभी बाय करूंगा, तो सारा जिंदगी में कभी बाय नहीं कर पाएंगे आप। नहीं और गिरेगा, वो गिरने तक तो गाड़ी आपके हाथ है। ऐसा तो नहीं ना होता कि मैं सबसे लोएस्ट बाय करूंगा सबसे हाईएस्ट। अगर ऐसा समझने लगा तो अल्लाह मतलब दुनिया का हर आदमी बहुत अमीर बन जाएगा, सबसे सस्ता खरीदूंगा और सबसे महंगे पे बेचूंगा। ऐसा थोड़ी ना शेयर मार्केट चलता है, ऐसे शेयर मार्केट नहीं चलता। एनीवेज गाइस, वो ये आपको मैं बता रहा हूं कि जब हम लोग पैसे लगाते हैं, हाँ बिल्कुल यार, क्या वॉरेन बफेट के बारे में जो बोलता है मुझे अच्छा लगता है, वेरी गुड। मोटा भाई बहुत टैलेंटेड है, ठीक है, ओके। सो मैं आपको कुछ कहना चाह रहा था कि आज अगर मैंने पैसे लगाए इस रेट पे, आज मैंने 2105 का 4800 शेयर्स लिया। आप लगा सकते हो कितने, 1400 2105 इतने शेयर्स मैंने लिए, अराउंड 1 CR, ठीक है ना, 1 करोड़ के आसपास। तो ये शेयर्स आज मैंने लगाया, आप इसको P0 बोलेंगे। अरे बोलो भाई, इसको P0 बोलेंगे ना। अब जब अगला शेयर्स आएंगे उसको P1 बोलेंगे। आज की तारीख क्या, 25 जून है। जरा होशियारमंद लोग बताएं मुझे, ये साल कौन सा चालू है? 21-22, यानी कि 21-22 चालू है। फाइनेंशियल ईयर की भाषा में 21-22 चालू है। मुझे बताओ इसका डिविडेंड कब डिक्लेयर होगा? अभी कल एजीएम हुआ, यानी कि अगले साल लगभग इसी तारीख में एजीएम होगा। यानी कि इस साल के परफॉर्मेंस देखने वाला एजीएम बोलो ना, अगले साल के 25 जून को होगा। अभी कल 24 जून को एजीएम था ना उनका, तो अगले साल भी 24 जून 2022 को एजीएम होगा और तब डिक्लेयर होगा डिविडेंड। मतलब आज जो पैसे घला रहा हूं मैं वहां, उसका रिटर्न आज नहीं मिलने वाला, उसका रिटर्न 1 साल के बाद के एजीएम में डिविडेंड डिक्लेयर होगा। दिमाग लगाओ मैं जो बोल रहा हूं। तो बताओ, समझो मैंने 4 दिन, समझो अभी मैंने डिविडेंड लिया, तो क्या इस साल में जो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ वो मुझे मिलेगा क्या? मुझे वो नहीं मिल रहा, वो तो चला गया ना अब। अरे कम ऑन, तो मैं D0 नहीं मिलता मुझे, D यानी कि डिविडेंड। तो एम आई एलिजिबल टू गेट द डिविडेंड जो कल डिक्लेयर हुआ था? तो यानी कि कल के एजीएम का डिविडेंड D0 था, जिसके लिए मैं एंटाइटल नहीं हूं। तो मैंने ये साल पैसे लगाया, तो इस साल के प्रॉफिट का हिस्सा मुझे मिलेगा ना। इस साल बुला गए यार, अगर मैं आपको दिखा दूं अच्छी चीज, दिखाओगे कल मुझे 50,000 का डिविडेंड मिला, दिखाओगे? अगर अच्छा है तो दिखा सकता। डिविडेंड देखना है, डिविडेंड कैसे दिखता? किसने? ऐसा तेरे को बुलाया उन्होंने? बड़ा शेयर होल्डर है तू। देखो अपनी क्लास में जो बच्चा बैठा उसको टाटा स्टील ने बुलाया। टाटा शेयर होल्डर का ओनर है वो, टाटा कंपनी का। क्या बोला मैंने? टाटा कंपनी का ओनर है वो। पूछो ना कितने शेयर है उसके पास? 1 शेयर है वो। भाई देखो, 1 मराठा 1 लाख मराठा, बात तो एक ही है। हाँ भाई, कोई भी ओनर होता है, एक भी ओनर 1 लाख भी ओनर है, उसमें क्या हुआ? अरे यार मेरे को सिर्फ देखने दो, रिलायंस का यहाँ पे आता है, किधर आता है? 1 मिनट, रिलायंस का डिविडेंड इस पे आता है या मैं दिखाऊंगा पर आपको, आज ही दिखाऊंगा, क्योंकि आज अपना टॉपिक ही बड़ा खास चालू है। डिविडेंड, 1 मिनट, मैं मेरे बंदे को पूछता हूँ कि ये डिविडेंड कौन से अकाउंट पे दिखता है। एक मेरा और एक अकाउंट है ईमेल पर, आज मैं दिखा देता हूँ क्योंकि मौका है, दस्तूर है, कल ही डिविडेंड डिक्लेयर हो ना, तो आपको बताने को मजा आएगी ना कि सच में डिविडेंड मिल रहा है मुझे।
वो डिविडेंड जो मिला कौन से अकाउंट पे दिखता? LLP क्या? नहीं, ईमेल आता होगा ना? स्टेटमेंट में है, बैंक स्टेटमेंट में डायरेक्ट क्रेडिट हो जाएगा पैसा? तो मतलब मुझे ICICI बैंक खोलना पड़ेगा? ICICI बैंक। ईमेल भी आता होगा ना कि नहीं? ईमेल डिविडेंड का वो मैम के ईमेल पे जाता है सर। अच्छा, तो ये कॉर्पोरेट बैंकिंग खोल दूंगा यहाँ पे फिर? कॉर्पोरेट बैंक खोलोगे ना, आज का बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करोगे ना, आपको दिखता है। ऐसा कौन से लोग आए हैं डिविडेंड? रिलायंस, इन्फोसिस और 3 लोग भी आए थे पर को, आपको बताता हूँ। दिख जाएगा स्टेटमेंट में? क्या? स्टेटमेंट में दिख जाएगा पैसा? हाँ, ACH के नाम से दिखेगा आपको, उसमें आपको दिख जाएगा। LLP का ही खोलना है। सर ये डिविडेंड किसको मिलता है? जिस दिन अपन ने AGM के दिन जिसने होल्ड किया हुआ उसको? हाँ, डिविडेंड अनाउंस डेट से पहले अपनी होल्डिंग होना चाहिए, बिल्कुल सही। सर कल के डेट में क्या? क्या नाम से बोला तुमने? ACH से स्टार्टिंग होगा, आप सर्च करोगे रिलायंस, RIL या ऐसा दिखेगा। रिलायंस आ जाएगा क्या वहाँ पे? RIL ऐसे से ये डिविडेंड आया कुछ इन्फोसिस का। हाँ आ गया, ठीक है, ओके। चलो देख लो भाई, ये मेरा बैंक स्टेटमेंट है। तारीख चाहे तो पहले तारीख वैलिडेट कर लो, ऐसा नहीं कि हमको कुछ तो भलता कुछ दिखा रहा हूँ। आज की तारीख क्या है? ये देखो 25 तारीख का ही है। देखो कहाँ दिख रहा हूँ, हमको दिख रहा ही नहीं। देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, कहाँ है? दिख रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज। अरे दिख रहा है क्या नहीं रिलायंस इंडस्ट्री? उसके ऊपर देखो क्या है, नीचे देखो क्या है, हिंदुस्तान लीवर। इन सबके शेयर्स होल्ड किए थे मैंने और क्रेडिट हुआ है और ये पे 57,330 मिला डिविडेंड अमाउंट। रिलायंस में ज्यादा होल्ड है, मेरा होल्डिंग ज्यादा है, बाकी कंपनी में इतना नहीं इसलिए वहां से कम मिला है, पर रिलायंस में ज्यादा होल्ड है तो रिलायंस में मिला है मुझे। ओके ओके, तो ये सारा डिविडेंड जो है ना, इसका मैं एंटाइटल नहीं हूं। पर ये डिविडेंड जो P0, बिकॉज मैंने कब लिया डिविडेंड, मैंने कब शेयर्स लिया? अरे बोलो ना यार, मैंने आज जो शेयर लिए 2205 का, 2105 का, उसके लिए ये काम का नहीं है। मतलब कल के मीटिंग में जो हुआ वो डिविडेंड का नाम क्या है? D1 क्या D0? D0 ना। अब पर जो आज मैंने शेयर्स लिए उसके लिए तो काम का नहीं है वो। अब आज जो शेयर्स लिए मैंने, थोड़ा दिमाग लगाओ, बुद्धि लगाओ, इसके लिए कौन सा डिविडेंड मिलेगा मुझे? अगले साल जब मुकेश जी बोला आगे और AGM लेंगे, उसमें जो डिक्लेयर करेंगे, तब तक मैंने नहीं बेचा तो मैं कहूंगा वो D1 है जिसके लिए मैं एलिजिबल हूं। मतलब मैं लगातार P0 हूं, मिलता D1 है। लगातार P1 नहीं, लगातार तो P0 आज हूं ना, आज लगातार इसलिए कल मिलता, यानी कि लगातार P0 मिलता D1 है, मिलता D0 नहीं। ये दिमाग से निकाल दो आपके। आज जो पैसा लगाया, आज क्या चल रहा है? 25 जून, कल 24 जून को मीटिंग हुई, वो मिलता है मेरे को। तो इसका मतलब अभी जो इसके बाद का जो डिविडेंड है वो मिलेगा मेरे को। यानी कि साल भर में बोलो, अभी इस साल से लेके अभी अगले जून तक बीच में डिविडेंड मिलने वाला है नहीं। यानी आई विल बी एंटाइटल्ड टू गेट द डिविडेंड ऑफ नेक्स्ट ईयर। यानी कि वो फाइनेंशियल 22-23 के बीच का मीटिंग होगा जून 2022 में, पर वो फाइनेंशियल ईयर 22-23 होगा। पर वो जो मीटिंग में चर्चा 21-22 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की होती है। थोड़ा दिमाग, 25 जून 2022 के मीटिंग में कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्कस होंगे? 21-22 के होंगे ना, जिसमें मैंने पैसे लगाया अभी। तो मतलब इस साल के पैसे कमाने में मेरा हाथ-बार लगा हुआ है। इस साल जो रिलायंस का जो पैसा कमाया होगा उसमें मेरा थोड़ा बहुत पैसा लगा हुआ है ना, तो उसमें पैसे में मेरा हक बनता ना। पर अभी पैसे लगाओ तो मेरे बाप का माल नहीं कि अभी मुझे मिल जाएगा। अंडरस्टैंड करो, मैं D0 के लिए एलिजिबल नहीं हूं। मतलब आज लगाओ आज मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। मेरे पैसे साल भर वापरेंगे, दे विल यूज माई फंड्स एंड आई वुड बी एंटाइटल्ड टू गेट कम ऑन। सो इसलिए मैं लगातार P0 हूं, मिलता D1 है। इज दैट ओके गाइस? सर आपने इतना ज्ञान क्यों दिया?
अब जरा देखो ना बुक में क्या है। अरे बोलो भाई, अरे समझ रहे हैं सब? एवरीबडी गॉट इट? सर इतना डेप्थ में समझ गया आज तो। डिविडेंड देख के आपको मजा आ गया होगा। मतलब ऐसा लगता ना कि हम लोग कुछ रियलिस्टिक पढ़ रहे। इतना गरीब होना है ऐसा? अरे सब एक लाइन याद रखना, मैंने आपको शायद से पहले बोली थी। मेरे जिम में एक लाइन है जो मैं जिसको बहुत इंस्पायर करता हूं, जिससे मुझे इंस्पिरेशन मिलता है। वो बोलता है, डू नॉट सी वेयर यू आर, सी वेयर यू वांट टू बी। ओके, तो वो लाइन इतनी इंस्पायरिंग है ना। ये मत सोचो कि आज आप कहां हो, ये सोचो आपको जाना कहां है। वो चीज आपको इतनी प्रेरित करती है। अगर हम ये सोचे आज मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो कुछ नहीं, मैं तो गरीब आदमी हूं, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो वो है, आज का सोचना ही नहीं। आज के लिए कौन जी रहा है? हम लोग जो मेहनत करते हैं उससे आने वाला कल आने वाला है। सो अगर आप मुझे पूछेंगे सर आपका ऐसा कौन सा समय था, तो जब आप जैसा मैं छात्र था तो एकदम साधारण आम आदमी था। मतलब आप बहुत अच्छे हो यार, कुछ नहीं था अपने पास। तो उस समय 2008, 9, 10 में आई वॉज नॉट सीइंग अबाउट 2008, 9, 10, आई वॉज जस्ट सीइंग वेयर आई वॉन्ट टू बी इन 2021। समझे? तो अगर आपको लगता है कि आपका भी बैंक बैलेंस चाहिए, आपके पास ये चाहिए, सब मिलेगा भाई। 10 साल पहले मेरे पास घर से 10,000 रुपए आते थे पापा के, वो भी खर्च करके, मतलब दोस्तों का उधारी हुआ करता था मेरे ऊपर। तो ऐसा नहीं कि मतलब हम लोग पहले से ही इंसान जो सोचता है वैसा नहीं। 2010 में तो इट वाज लाइक वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू इवन थिंक अबाउट 1 लाख। तो उस समय मैंने क्या सोचा था? डू नॉट थिंक अबाउट वेयर वी आर, थिंक अबाउट वेयर वी वांट टू बी, एंड इट हैपेंस। बहुत वक्त नहीं हुआ, 10 साल में जिंदगी बदली ना। तो आप लगा लो, आप 2021 में 2031 में आप भी नुस्ता पैसा, नुस्ता माल। तो दिस इज, पर उसके लिए आपको खुद को कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा, हाँ मैं माल कमाने का योग्य हूं। समझे आप? मतलब आपको तो खुद के ऊपर रहना, मैं कुछ नहीं बन सकता, मेरा तो क्या, मैं तो बर्बाद, फिर तो कभी कुछ नहीं बनेंगे आप। बट 2021 में आपकी सोच होना चाहिए कि 31 में बस मैच है, कोई नहीं और इंडिया में मैच रहूंगा। तो दिस काइंड ऑफ यू नो दैट कॉन्फिडेंस शुड बी। दुनिया थोड़ी ना कुछ लाके देगी। इंसान मेहनत से कम, इंसान कॉन्फिडेंस से भी बहुत कमाता है। आपको कॉन्फिडेंस, आपके खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि हाँ भाई मैं हूं कुछ। और कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आपकी मेहनत होती है। तो इसलिए मेहनत करेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा तो अचीवमेंट आएगा। ठीक है? तो सारी चीजें भी जरूरी, सिर्फ ये पढ़ाई करके सीए करके कुछ उखाड़ने लोगे आप? समझे मैं क्या बोल रहा हूं? सीए के साथ साथ में आपका मोटिवेशन, आपका एफर्ट्स, आपकी सोच, आपके विचार, आपका विजन, सारी चीजें, आपको प्रैक्टिकल लाइफ का नॉलेज, एवरीथिंग मैटर्स। आपका कम्युनिकेशन, आपका ड्रेसिंग स्टाइल, आपका बोलने का स्टाइल, एवरीथिंग मैटर्स। सब मिला के इंसान बनता है फिर आगे। इट इज नॉट ओनली अबाउट बिकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, इट इज अबाउट बिकमिंग एवरीथिंग, एंड देन यू गेट ह्यूज अमाउंट ऑफ सक्सेस। देयर इज ऑलवेज डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट। निर्णय आपको लेना है, प्रॉफिट कमाना है क्या सुपर प्रॉफिट। तो उसके लिए दो चीजें हैं, प्रॉफिट कमाना है तो ऑर्डिनरी बने, सुपर प्रॉफिट कमाना है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बने। समझ गया? तो इसलिए दोस्तों ज्ञान की बातें तो बहुत है, थोड़ा थोड़ा ज्ञान देता हूं बीच बीच में, ताकि आपको यह भी लगे कि जिंदगी में सिर्फ एफएम की क्लास करके मुझे 50 मार्क्स स्कोर करके सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 पास करना ही मेरा ऑब्जेक्टिव है ही नहीं। ये मेरा सबसेट ऑब्जेक्टिव है। पर अब प्राइम ऑब्जेक्टिव कुछ वो तो मैं देखता हूं मेरे आंखों से 2031 का है, वो वहां जाना है मुझे। ये तो सर उसके बीच में आने वाले छोटे छोटे चीजें जो मैं तो यूं अचीव कर लूंगा। बट ये जो इस समय आप क्लास में बैठ के सोच रहे कि यही दुनिया है, बस ऐसा नहीं है। ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। ओके, सो थिंक बिग, यू विल गेट बिग। ओके, कम ऑन। सो एवरीबॉडी वेलकम बैक। सो यू आर देयर राइट? चेयर बेबी, व्हाट इज दिस? अब बताओ फॉर्मूला मैंने क्या बोला, आपने ही समझ लिया। क्या लगाया मैंने आज? की बताओ मैंने क्या लगाया आज? अब अगले साल, इस साल मैंने कितने लगाया? 2205 अभी लगाया ना मैंने। अगले साल कितने मिलेंगे? फॉर एग्जाम्पल जितना भी डिविडेंड मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल मुझे मिलेगा डिविडेंड ऑफ 20 रुपीज, तो मैं क्या बोलूंगा? 2205 लगाए थे, बोलो आगे, मिले 20। ये आप बोलेंगे ना, तो जो परसेंटेज आएगा वो परसेंटेज आएगा। पर अगर आप देखेंगे, सोचने की बात है, ये फॉर्मूला
इसको ये देखो अलग टाइप की फॉर्मूला है, ये डिविडेंड प्राइस अप्रोच है। ठीक इसके सब बाजू में एक प्राइस अप्रोच है, उसको बोलते हैं अर्निंग प्राइस अप्रोच। कल हमने देखा था रिलायंस ने कमाया 47 रुपीज, बाटा सिर्फ 7 रुपए। यानी कुछ लोग बोलते हैं वो जो 40 नहीं देना वो भी तो मेरा ही है, सोच का फर्क है। कुछ लोग बोले हाँ यार वो तो अपनी जैसे अपन ने उनको, मैंने जो 2200 रुपए दूंगा ना मैं अभी, तो साल भर में रिलायंस सिर्फ 7 रुपए 5 रुपए नहीं कमाएगा, वो कमाएगा 50 रुपए, पर हमारे हाथ में देंगे 5 रुपए। तो कुछ लोग बोल रहे हैं जो हाथ में आ रहा है वही अपना, जो उनके पास पड़ा वो थोड़ी ना अपना। कुछ लोग बोलते हैं कि तू मेरा ही जना, वो भी जिस दिन कंपनी का वाइंडिंग अप होगा वो सारे टुकड़े होके मुझे भी थोड़ा शेयर मिलेगा ना रिजर्व में से। सोच का फर्क है। कुछ लोग बोलेंगे जो डिविडेंड मेरे हाथ में आ रहा वही मेरा, तो वही मेरे काम है। कुछ लोग बोलेंगे जो डिविडेंड नहीं आ रहा, 50 रुपए ईपीएस था, बाटा 5 रुपए, 45 जो नहीं दिया ना, वो आज ना कल तो मेरे बाप का ही है, रिलायंस कंपनी तो मेरी है ना, कैसे मेरी हुई? ऑल्दो आई एम अ टुकड़ा शेयर होल्डर, पर वो जो रिजर्व में जितना पैसा रखा हुआ है, अगर कल चके बंटवारा होगा तो बंटवारे का चुल्लू चुल्लू मुझे मिलेगा क्या नहीं मिलेगा? तो कुछ लोग का माजमशन है कि वो डिविडेंड से मेरा, कुछ बोलते डिविडेंड ने जो नहीं बांटा जो उनके पास रखा वो भी मेरा ही है, और मैं तो इसके सहमत में हूं। कौन सा ये वाला? क्योंकि भाई वो तो मैंने टेम्परेरी रखने को दिया है, आज ना कल तो मेरा ही है। यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कुछ लोग क्या बोलेंगे, आज मैं पैसे लगा रहा हूं, पूरे साल भर में पैसा दूंगा, 31 मार्च के बाद में जब भी एजीएम होगा उससे समझ जाएगा आपने वो कितना साल भर में कंपनी ने कमाया, वो पूरी कमाई मेरी है, सिर्फ मैंने उनको रखने को दी है। तो वो क्या होता है, ऊपर ईपीएस 1 नीचे P0। तो वो क्या बोलेगा, कंपनी ने कमाया 50, मैंने लगा 2205, समझा? ये क्या बोल रहा है, 50 भले ही कमाए थे पर बाटे 20 ना, तो 20 मेरी कमाई। ये सोच का फर्क है, दोनों सही है। अबे अलग, हर आदमी अपना सोचने का तरीका है, दोनों भी सही है। अरे बोल रहा नहीं, इसलिए लिखा ना अप्रोच है। कुछ लोग ये अप्रोच फॉलो करते हैं, कुछ एग्जामिनेशन में कौन सा लेना वो बोलेंगे आपको, डिविडेंड अप्रोच से बताओ, अर्निंग प्राइस अप्रोच से बताओ, वैसा। इज इट ओके? वैसा। यहां पे ईपीएस 1 क्यों लिखा रहे? अरे बोलो रे भाई, अरे भैया अभी पैसे लगाया ना मैंने, तो ये पूरे साल भर, ये जो पिछले साल का ईपीएस जो मेरा था ही नहीं ना, मेरा मैं तो अभी है, और वो तो चला गया पैसे। अभी जो इस साल पैसे दूंगा तो इस साल की जो कमाई होंगी, बोलो आगे, तो पूरा जो कमाऊंगा 21-22 पूरा जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद समझेगा ईपीएस कितना हुआ। और वही ईपीएस में सच में मेरा पैसा लगा हुआ है ना। आज मैं पैसे लगा के पिछले पैसों पे कैसे हक जमा सकता? पैसा आज लगा रहा हूं, बड़ा पुराना तेरा है सब मेरा है, आज लगाऊंगा फिर मेरे पैसे वापस जाएंगे, यानी उपयोग होंगे, और उन उपयोग पैसे से पैसे कमाएगी कंपनी और उस पैसों पे मेरा हक होगा। तो इसलिए व्हेन आई इन्वेस्ट P0 आई डू नॉट गेट EPS 0, आई गेट EPS 1। और जो लोगों को कंपनी एक्ट समझ रहे हैं उनको पता है कि पूरा साल खत्म होने के बाद एजीएम होती है, क्योंकि साल में फाइनेंशियल ईयर होने के बाद ही तो समझेगा कंपनी ने कितना डीपीएस ईपीएस कमाया है। चाहे तो एक काम करो, अपन तो फरवरी में मीटिंग रख लेंगे जनवरी में, पर जब तक साल खत्म ही नहीं हुआ तो तुमको ईपीएस डीपीएस समझेंगे कैसे? तो क्या करते, 31 मार्च तक क्या करते, वो फाइनेंशियल ईयर क्लोज करते, फिर उसके ऑडिट होता है, फिर रिव्यू होता है, वो दुनिया के 2-3 महीने का टाइम लगता है उनको। भाई ऑडिट भी तो होना है ना, क्योंकि ऐसे थोड़ी ना अनऑडिटेड बैलेंस शीट थोड़ी ना प्रस्तुत करते हैं वो। और वैसे मीटिंग के पहले 21 दिन पहले आप जानते हैं नोटिस के साथ में भेजना पड़ता है। तो इस सारे प्रोसेस को अप्रैल गया, मई गया और जून का 25, यानी पूरा 60-70 दिन का पीरियड रिलायंस ने लिया। और फिर बाद में जनता को बोला आओ भाई चलो बैठेंगे, आप डिस्कस करेंगे। तो मीटिंग बहुत जल्दी भी नहीं रह सकती। आप बोलेंगे लगे अप्रैल 10 तारीख को, अप्रैल में वो अकाउंट फाइनलाइजेशन तो होना, उसके बाद में ऑडिट होना है, लोगों को नोटिस देना है, तो उस तरह से होता है ना। वी हैव सीन सेक्शन नंबर 136 जिसमें मीटिंग चालू होने से पहले 21 दिन पहले नोटिस के साथ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजना पड़ता है। यस ओके, आ जाओ चलो। तो इसका मतलब क्या हुआ, चलो कल का एक बार देख ले, कल कितना डिविडेंड दिया रिलायंस ने, मालूम है कितना दिया? सर हमको कुछ पता नहीं कल कितना डिविडेंड है। मंजिले है मेरी तो सब यहाँ, मिटा दे सभी राजा फासले, तू चाहे मुझे मुझसे बांट ले, जरा समझ में तू झांक ले, मैं हूँ क्या कभी जो बात बरस
लगे मुझे पहली बारिश की दुआ, तेरे पहलू में रहूं मैं खुद को पागल करूं, तू गम दे या खुशियां सहलूं साथिया साथिया। क्या हुआ भाई, कितना डिविडेंड दिया इन्होंने? क्या लिख रहा है? इफेक्टिव डेट कौन सी? 11/6। अरे बाबा, अरे बाबा, मान लो 8 रुपए 75 पैसे दिए पूरे मिला के साल भर में, अभी क्या करेंगे? यही मानना पड़ेगा ना? अरे दिए ना, लिखा है ना, ऐसा मान के चलो 8 रुपए 75 पैसे दिए, ये यही रेट पर दिए, कल अलग कुछ दिया, यही है ना कल का न्यूज। वैसे तो अलग अलग टाइप के डिविडेंड देते, देखो पिछले साल 65% दिए थे, फिर और 65%, ये लास्ट ईयर भी वही किया गया उन्होंने, पता नहीं क्या कर रही रिलायंस। उसके बाद में 65%। एक बच्चा बोला सर 2205 रुपए लगा उसका 65%, ओरो वाह इतना डिविडेंड। ए भाई वो 65% फेस वैल्यू का है और फेस वैल्यू 10 रुपए है। 2205 का 60% ना, तो मैं पूरी जो जितना भी पैसा मेरे पास है ना सब लगा के मैं टीचिंग बंद कर देता, रिलायंस की लगा देता बस। क्यों पढ़ाऊं मैं? हर साल को 60% रिटर्न मिला तो खत्म हो गई जिंदगी, उसमें आराम से जी लूंगा मरते दम तक, पैसे कोई टेंशन नहीं। फेस वैल्यू क्या रहता है हमेशा? डिविडेंड इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। जब बोलते ना 100% डिविडेंड, अभी देख रहे हैं अभी देखो यहाँ पे कितना है, ओरो बाप 105% यानी 2200 लगा 2500 मिला। अबे छिचोरे, 2200 लगा के 2500 मिलेगा तो जिंदगी में तो मतलब और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं बचेगी। इट इज द डिविडेंड विच इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू ओनली 10 रुपीज, तो ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं। 105 यानी कि 10 रुपए का 10.5 रुपए आपको देंगे, तो यहां पे पूरा मिला के 7-8 रुपए दिए अपने को। अब देखते होंगे ईपीएस की टाइमिंग, अभी पता नहीं कितना उन्होंने डिस्क्लोज किया हुआ है अपन, पता नहीं ईपीएस ऑफ रिलायंस, ईपीएस डीपीएस ऑफ रिलायंस 20-21 डालोगे, ये देखो, ये देख लो, ये करेक्ट डेटा आपके सामने। 47 रुपीज कमाए, 7 रुपए बांटा। आप बताओ क्या होगा? अब इसमें ईपीएस 1, ये जो है, अगर मैंने जो पिछले साल पैसे लगाए थे पिछले साल, तो उसके लिए ये ईपीएस 1 है और डीपीएस 1 है, पर जो मैंने आज पैसे लगाए उसके लिए क्या है? ये ईपीएस 0 है, डीपीएस 0 है। इज दैट ओके? क्लियर है ना? ओके, कोई शक सवाल नहीं? अच्छी बात। चलो, कोई कुछ बोल रहा नहीं अभी, अब मैं सिर्फ आपको एक बार समझा देता हूं। हाँ, इधर देखो, इधर देखो, इन्वेस्टमेंट डेट कौन सी है मेरी? 25 जून 2021। तो इसमें मैंने कितने लगाए? इसको क्या बोलेंगे आप? P0 बराबर है। अब एक डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, क्या डिविडेंड? कल की तारीख कौन सी थी? 24/6/21 बराबर है। डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, इसका नाम D0 आएगा, बराबर है। मान लो पिछले साल उन्होंने 6.5 रुपए डिक्लेयर किए थे, अरे पिछले साल मतलब कल, पिछले साल मतलब कल कितना? 7 रुपए किया ना उसने, 7 रुपए, तो ये हमारा D0 है। अभी जो इसका रेट होगा, मान लो 1 साल बाद जो मैं शेयर्स बेचूंगा, तो तब तारीख कौन सी होगी? 25/6/2022 को रेट ऐसा मानते हैं, मान लो ऐसा 2700 होगा इतना, तो क्योंकि रिलायंस का 10 साल का जो ग्रोथ रेट आया CAGR वो 25% आया। मतलब क्या है? हर साल 25% बढ़ता, तो 2200 का 25% लगा, और 2750 रुपए रेट होंगे अगले साल। सर आपको क्या मालूम? मैं आपको दिखाऊंगा। आपको क्या लगता है? डेटा नहीं मेरे पास, ऐसी पैसे लगा दे रहा हूं मैं। आपको क्या लग रहा है? पैसे से हवा में लगा दोगे? मैं पैसा लगा तो थोड़ा सोचता भी तो होगा ना। इधर देखो, CAGR ऑफ रिलायंस
शेयर्स 10 years. स्टॉक प्राइस कितना है देखो 17 है और ये कितना है 36 है। अब मैं आपको एक कहा तो लिखा है 25% आज। हाँ कहा लिखा है? हाँ लास्ट 1 ईयर का 25%। हाँ लास्ट ईयर का 21% है। अगर पिछले 10 साल का तो 70%। वही बोल रहा था कि अगर मैं 3 साल का देखूं, चलो मान लो 5 साल देख लो, बहुत ज्यादा हिस्ट्री की नहीं, पिछले 5 साल का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखो तो हर साल वो 36% बढ़ रहा ईयर ऑन ईयर। अभी लेटेस्ट रिकॉर्ड पहले देखेंगे कि पहले देखेंगे? लेटेस्ट देखेंगे ना। पिछले अब रिलायंस तो 50 साल से है, तो अपन ये देखें ना पिछले 5 साल में हर साल 36% कमा रहा। अरे कम में कम 25% तो कमाएंगा भाई, और क्या कम कमाएंगे इससे? ठीक है, तो ऐसा हम लोग मानते। चलो 25% कमाएंगे तो क्या होगा? रे 2750। अब ये क्या होगा, इसका नाम रखूंगा मैं P1, है ना, बराबर है? ये P1 हो जाएगी ना। ओके, तो मैंने पैसे लगाए कौन से? P0। और अब मुझे अगले साल की एक जनरल मीटिंग होगी 24, मान लो 24 तारीख को ही होंगी, 24 जून। तो वो कौन से फाइनेंस, ये इस दिन पे डिविडेंड डिक्लेयर होगा। आप मुझे बताओ ये डिविडेंड कौन से साल का होगा? डिविडेंड डिक्लेयर जरूर इस तारीख को होगा। फॉर व्हाट? फाइनेंशियल ईयर 21-22, क्योंकि 31 मार्च 2022 को ये ईयर खत्म होगा। उसके 3 महीने बाद, 10 महीने बाद ये मीटिंग होगी। मान लो इसमें 10 रुपए डिक्लेयर हुआ, तो आप क्या बोलेंगे बताओ? अब इसका बोलो ना बच्चों, क्या डिविडेंड प्राइस अप्रोच से हमारा के कितना है? के इज इक्वल टू हमारा D1 अपॉन P0 मल्टीप्लाइड बाय 100। D1 कितना है? 10। पैसे लगाए कितने मैंने? 205 ना, 2205 मल्टीप्लाइड बाय 100। देखो कितना है? 0.45, यानी कि आधा टक्का रिटर्न मिलेगा। आप बोलेंगे क्या तुझ आधे टक्के बैंक में रखते 5% मिलता है? ए भाई, ये डिविडेंड से आधा टक्का मिल रहा, 25% जो मेरे भाव बढ़ेंगे वो। इसलिए मैं इस अप्रोच को यूज नहीं करता। मैं कौन सा यूज करता हूं? क्या वो कल था ना कि यील्ड अप्रोच, कल देखा था, भूल गए होंगे आप। ये क्या है? ये देखो, ये सही क्या नहीं? क्या बोला उसने? ये सबसे भारी है। ये क्या बोलता? सिर्फ आप डिविडेंड नहीं कमा रहे हो, आपका जो 400 रुपए बढ़ा वो भी तो कमाया ना आपने। अब इसके हिसाब से बताओ अपना कितना रिटर्न आ रहा? अरे बोलो भाई, अगर ये अप्रोच पकड़ते हो तो मैं रिटर्न कितना आएगा? ये क्या बोलेगा? आपको 10 रुपए तो मिला, प्लस आपका कितना बढ़ा रहे? 2200 का 2750 हुआ ना, यानी कि कितना बढ़ा रहे? 550 रुपए बढ़ा। और आपने लगाया कितना था? बताओ कितना हो गए? आप मुझे बताओ कौन सा अप्रोच आपको सही आउटपुट दे रहा? ये वाला, क्योंकि आपको सिर्फ डिविडेंड नहीं मिला, प्राइस गैप भी तो मिला ना। पर आप ज्यादा होशियारी मत मारना वहां पे। आई थिंक यू डोंट हैव टू थिंक, आई थिंक दिस इज नॉट द राइट अप्रोच, वाई इट इज टेकन, आई डोंट बिलीव दिस, व्हाट नॉनसेंस, व्हाट द एफ। कुछ मत बोलो आप होशियारी मान, आप वो बोल रहे ना डिविडेंड अप्रोच, आप वो करो। आप होशियारी मत, मालूम है गलत है, पर उन्होंने बोला ना उस अप्रोच से करना, उस अप्रोच से अपने। पर ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है बिकॉज इट इज गिविंग यू मोर कॉम्प्रेंस। अब बताओ कितना टक्के यील्ड है? 25% यील्ड है ना। वो बोल रहा सिर्फ आधा टक्का यील्ड है, तो आधा टक्का यील्ड है कि मैं आधा टक्के के लिए पागल हो गया, उनके पास मेरे लाइसेंस में लगाओ। मतलब मेरे को क्या समझे रहे आप लोग? तो मैं रिस्क फ्री में एफडी में नहीं डालूंगा 5% में, मतलब रिस्क फ्री छोड़ के इसका बीटा दो बीटा लेके, हाँ मतलब मैं बीटा ले रहा और मैं आधा टक्का कमाऊंगा इनके बीटा पे, तो फिर तो मेरे को कुछ अक्कल में एफएम का को पढ़ा रहा फिर मैं। चलो ये आपको लिखना है। एक गाना लगाना पड़ता है, बहुत ज्ञान हो गया आज। अरिजीत सिंह के गाने सुनना बस हो गया।
कबीर सिंह के गाने वीडियो देख नहीं सकते अपन। कबीर सिंह के गानों को सिर्फ हम लोग ऑडियो सुन सकते हैं। आपको कोई और है, क्यों दूर मैं रहूं, भी तेरा ही ख्याल आए, क्यों बिछड़ना है जरूरी ये सवाल आए, तेरी नजदीकी। अरे आपको बोला ही नहीं मैंने, कबीर सिंह को मैं मूवी चला गया मेरे मम्मी पापा के साथ। सोचो कितना माहौल बना होगा। और उस दिन घर पे कोई आने वाला नहीं था, मैंने बोला बहुत भारी मूवी है, साउथ इंडिया में कॉपी पेस्ट किया है मैंने। अब मैंने सुना था बहुत, मुझे क्या मालूम बारीक कैसी तो होंगी अंदर, मुझे इतना माहौल बनने वाला है। मूवी वॉज फैंटास्टिक, पर आपने देखा नहीं माहौल क्या हुआ था मेरी जिंदगी में। आपको मालूम है मैंने किस किस को बोला, मेरे मामा मामी भी घर पे आए थे, तो बोला चलो मामा क्या करेंगे, क्या मूवी है फैंटास्टिक। मामा बोलते जानते यार हम थोड़ी, बोला मामा ऑसम मूवी है। अब मेरे दोस्तों ने बोला था बहुत भारी मूवी है, तो मुझे क्या मालूम कैसी भारी है। तो मेरे मॉम डैड मेरे मामा मामी, माहौल अब क्या बताऊं मैं तुमको। वो स्क्रीन पे जो जो हो रहा है मेरे को समझ रहा है मैं सामने देखूं कि नीचे देखूं। अरे अच्छा सामने देखे तो बोले कितना बेशरम लड़का हमारे सामने ये सब देख रहा है, अच्छा खुद देख रहा हमको भी लाया देखने। और मालूम नीचे देखो तो कब तक नीचे देखूं। आपने वो मूवी देखी होगा कितना माहौल बनता है उसमें। अच्छा उसको कभी भी हो जाए, अरे कितने बार एक मूवी में एक बार दो बार आदमी कितना मतलब कैसे करे। और मैंने इंटरवल हुआ ना, मैं से चुपचाप मुंडी डाल के बाहर गया, फिर ब्रेक हुआ मूवी चालू, मैं अंधेरे में आके बैठा, मूवी खत्म हो गई। मामा बोलते अरे क्या है यार, मामा बोलते तेरा ठीक है। अब मेरे मामा को किसी शर्म आ रही मेरे पापा की। अरे मेरी मम्मी बोलते मेरे मामा की बहन। अब सोचो कितना माहौल बना मैंने, ऑकवर्ड पोजीशन में सिर्फ मैं नहीं था। अरे कभी कभी घर पे भी हम लोग कभी कभी टीवी देखते ना, अचानक से कुछ आ जाता, समझता नहीं आदमी 2 मिनट के रिस्पॉन्ड कैसे करे भाई, इसको देखे नहीं देखे। सीरियसली हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। तेरे मेरी अब सबसे है अनबन बनते, क्यों ये खुदा मेरे जंगल की आग है, क्यों आग में जलूं, ये नाकाम प्यार में खुश है ये हार में। अब एक लड़का बोल रहा है ऐसे समय पर रिमोट भी साथ नहीं देता बोले। तुझे कितना चाहे और गाइस खत्म। और यही ईपीएस वाला फॉर्मूला क्या है? कुछ नहीं, ईपीएस वाला उसका नाम क्या है, देखो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे क्या नाम है इसका, अर्निंग प्राइस अप्रोच से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वही सेम ईपीएस 1/P0। तो फॉर्मूला हम लोग रखते नहीं, फॉर्मूला को हम लोग डिराइव करते हैं। ओके यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला आज तक हमने रटा नहीं है, एंड दिस इज द वे एफएम इज टू बी अंडरस्टूड। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, फॉर्मूला रट लिया इसका मतलब यू डोंट नो द टॉपिक। P0 क्यों लिया, D1 क्यों लिया। मैं D1 आपको बच्चों D1/0 आप क्या कर लोगे, पिछले आधे घंटे से समझा रहा हूं D1 क्यों है P0 के, ताकि जिंदगी में कभी डाउट ही नहीं है। अब मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूं जो कुछ अलग है। आप बोले सर ये क्या है, डिविडेंड प्राइस अप्रोच विथ ग्रोथ। अब देखो बच्चों, कभी कभी हम जब आज पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, इट इज इन्वेस्टेड फॉर नॉट फॉर टुमारो, इट इज इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म। तो कभी कभी हम लोग इन्वेस्टमेंट जो करते हैं ना,
वो बड़ी लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। जैसे मैंने रिलायंस में पैसे 1-2 दिन के लिए नहीं लगाए। जैसे अगर मैं बात करूंगा, चलो वॉरेन बफेट को देखते हैं। वॉरेन बफेट का इन्वेस्टमेंट देखते कहां लगा। तुझे कितना चाहे और वक्त में कैसा आदमी है। वॉरेन बफेट हैज मेड $100 billion इज इन्वेस्टमेंट इन एप्पल। क्या है देखो, क्या है यार ये। जस्ट 5% ऑफ एप्पल विच हैज टोटल मार्केट वैल्यू एक्सीडिंग 2 ट्रिलियन। जान दो अपने बस करने, अपने तो बिलियन में लफड़े होते हैं, अपने ट्रिलियन का तो अपना सवाल ही नहीं है। तो 2 ट्रिलियन का 5% उसका है, मेकिंग इट बफेस्ट लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट बाय फार इन अनदर पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी एट $120 billion. Berkshire stakes in Apple equals to about 42% of its overall investment portfolio. यानी कि उसका जितना पैसा है 42% पैसा उसको कहां से मिल रहा है? एप्पल से। और उसने केवल एप्पल में 5%, यानी एप्पल 100% जिसका भी होगा 5% एप्पल उसका है। तो एप्पल जितना इतना ग्रो करता है, बोलो यार, 5% वो ग्रो करता है। एप्पल का 5% है उसके पास, उसके पोर्टफोलियो का 5% नहीं। एप्पल कंपनी अगर 2 ट्रिलियन की है तो 2 ट्रिलियन का 5% उसका है, ठीक है ना। देखो $100 बिलियन बना लेता हो, कैसा है यार, 92 ईयर्स का बुड्ढा है भाई। इसके एजीएम सुन लेना। अगर आपको बहुत ही कीड़ा है ना फाइनेंस का, मैं आज आपको एक बात बयां कर रहा हूं, इसके बाद नहीं बोलूंगा। अगर आपको लगता है सच में आप बिग शॉट बनना चाहते हो ना, बिग शॉट, तो आपको इस सब्जेक्ट से मोहब्बत करना इतना ज्यादा जरूरी है। दुनिया के सारे रथी मारती इसी सब्जेक्ट से जुड़े हुए, इसलिए बिग शॉट बने, ठीक है ना। तो डू नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बहुत जोरों का सब्जेक्ट है। अगर आपको जरा से भी इस सब्जेक्ट से मोहब्बत है, इसका मतलब आप सही राह पे रहो। और आप एक को सब्जेक्ट बहुत दौलत शोहरत बहुत दिलाएगा, क्योंकि यही सब्जेक्ट के लोग, यही सारे वॉरेन बफेट हो गया, ये राकेश झुंझुनवाला, ये सारे लोग इसी सब्जेक्ट से, जितना मार्केट चल रहा है सब यहीं से आ रहा। तो इसलिए आपको ये सब्जेक्ट समझना बेहद जरूरी है। आपको कह रहा हूं, अगर आपको बहुत ही अगर अच्छा लगने लगा एफएम में, तो फाइनल में एसएफएम पढ़ने में लगा। और अगर आपको लगता है बहुत ही दीवानगी आपके दिमाग में छा गई इस सब्जेक्ट के लिए, तो एक सिलेबस है जिसका नाम है सीएफए, जो सीए होने के, आई मीन आप अभी भी कर सकते हो। जो लोग सीए नहीं करते वो सीएफए भी करते हैं, पैरेलल ही करते हैं। सीए के इक्विवेलेंट है सीएफए, सर्टिफाइड फाइनेंशियल अकाउंटेंट बोलते हैं उसको। आपकी इच्छा है, अगर आपको इस सब्जेक्ट से मोहब्बत है, आपको लगता है और एक डिग्री चाहिए, सीए और सीएफए मतलब मोक्ष की प्राप्ति है, घनो माल, बहुत पैसा मिलेगा आपको। फंड हाउसेस का मैनेजर बनाया जाएगा। बड़े बड़े फंड हाउसेस जिनके इसमें 1-1 लाख करोड़ है, आप बोलेंगे लगा साले पैसे, तू 1 लाख करोड़ तक को दिया, अब तू लगा, इतने आपको होशियार समझा जाएगा। आप पैसे लगाओगे, हमारे जैसे गरीब लोग आपको बस पैसे देंगे, आप फंड हाउस के मैनेजर बनोगे। हमारे जैसे लोग 1-1 करोड़ देंगे, मेरे जैसे लोग, फिर आप बोलेंगे मेरे पास सर 1 लाख करोड़ है। आप 1 लाख करोड़ लगाओगे, लोगों का पैसा कमा के दोगे हम जैसे लोग। यू विल बी द सीएफओ ऑफ वेरी बिग कंपनी। तो इसलिए आपको बोल रहा हूं ऐसे कोर्सेज करना, इस सब्जेक्ट में वो गहराई है। सिर्फ अगर आप इंटरमीडिएट पास करने के लिए एफएम पढ़ रहे हो ना, तो मुझे आपको पढ़ाने में जरा इंटरेस्ट नहीं है। रहने दो, आप ऐसी पास हो जाते हैं, आप फॉर्मूला रट के रट लो, पास हो जाए, 40 मार्क ऐसे आ जाते। यहां पे आना है ना तो बस पढ़ना है कि कुछ अलग बनना है। इधर देखो, ये वॉरेन बफेट का है, कोका कोला तू। मैं आपको वॉरेन बफेट का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बताता हूं। देखो, टॉप वॉरेन बफेट स्टॉक्स बाय साइज। बैंक ऑफ अमेरिका $1.01 billion, एप्पल, कोका कोला, क्राफ्ट हाइंस, वेरिजॉन, अमेरिकन एक्सप्रेस, यूएस बैंक। उसने क्या धंधा नहीं करा, जो लोगों ने जो धंधे किए ना अच्छे अच्छे पकड़े उसने। आप ये बोल रहे हैं सर ये क्यों बता रहे, आप तो वो जी कुछ तो नया फॉर्मूला पढ़ाने वाले थे। यही तो मैं बता रहा हूं, जरा समझ के लो। लोग जब पैसा लगाते हैं वो आज के लिए नहीं लगाते,
वो बोलता है, वॉरेन बफेट बोलता है कि मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं बेचूं, मतलब मैं लूं और बेचूं, लूं बेचूं मेरे को नहीं, मैंने लूंगा ना तो मैं बेचता नहीं उसको, मैंने ले लिया तो ले लिया बस। मेरे को कंपनी एक नंबर हीरा कंपनी चाहिए, मुझे डायमंड चाहिए, वैसी चमकने वाली कंपनी चाहिए ना, तो वो ऐसे ही कंपनी में पैसे लगाता जो फ्यूचर में एकदम राइजिंग स्टार बनने वाली, मतलब इससे कोई तोड़ नहीं। इसलिए वो छोटी छोटी कंपनी में पैसे लगाता ही नहीं, वो उसको दिखना चाहिए कंपनी 50 साल का फ्यूचर है इसका, लगा दिया उसने। तो इसलिए ही इज नॉट इन्वेस्टिंग फॉर D1, ही इज इन्वेस्टिंग फॉर D1's ग्रोथ। कुछ लोगों ने D1 आगे क्या है, आगे ग्रोथ, फिर ग्रोथ, फिर ग्रोथ, यानी इसको D1 फिर D1 प्लस मिलेगा। यानी कि मान लो D1 10 है, वो 10 में खुश नहीं हो, वो बोलता है मुझे 12 मिलना, फिर 15 मिलना, फिर मुझे 20 भी मिल जाना, फिर 25 भी मेरा होगा, फिर 30 भी होगा, फिर 40 भी, मतलब वो ही इज नॉट इंटरेस्टेड, वो D1 में विश्वास नहीं, उसका D2, D3, D4, वो DN में जाना चाहता है। बिकॉज जब शेयर्स, इसलिए ये बंदे का ना, इसीलिए तो वो इतना बड़ा आदमी है, वो उसने क्या किया है, उसने शेयर्स दिया ना, वो बेचा ही नहीं उसने, इसलिए शेयर्स कहां गया, पर अच्छी कंपनियां चुनी, कंपनी चुनने की परख है। सोचो ना, कंपनी कुछ नहीं है, सिर्फ पैसे लगा के बड़ा आदमी हो गया वर्ल्ड में, कौन है ऐसा आदमी, दूसरों की कंपनी, दूसरों की, ये मालिक काम पे लगा दिया लोग सस्ते भाव के शेयर है उसके पास। ये देखो कितने सारे, कब का एक्विजिशन है उसका, कब का, बहुत सालों का है भाई। ये देखो फर्स्ट बॉट, देखो 2016 में बाई किया था उसने, मुझे सिर्फ आपको, अरे ये क्या है बीच में यार, ये क्या है खुला है मेरे सामने, तेरी कसम तेरे बिन अब न लेंगे। अगर आप देख रहे होंगे तो उसने बर्कशायर फर्स्ट बॉट एप्पल इन 2016, अमेजॉन इन 19, फिर देखेंगे अमेरिका क्या वापस कब, देखो मुझे इसके दिखाना है कि इसने वो कौन से, कोका कोला कब लिया था, कोका कोला बहुत पहले लिया था उसने, मुझे वो दिखना है, कोका कोला कब लिया था इसने, दिख रहा है कहीं पर है? कोका कोला कब लिया था इसने, यार मुझे क्यों दिखाना था कोका कोला, मालूम गया, वो कोका कोला बहुत पहले लिया था उसने, बहुत ज्यादा पहले, और वो तब के $1988 ना, मैं बोल रहा हूं यार, वही तो बोल रहा हूं मैं, 1988 क्या, देख बट वॉट मेड हाथवे शेयर मेक द परचेस एट द टाइम व्हेन द स्टॉक वाज स्टिल रीलिंग आफ्टर 1987, उसने देखो वॉरेन बफेट मोर देन 1 बिलियन कोका कोला, bought more than 1 billion Coca-Cola shares in 1988, an amount that was then equivalent to 6.2% of the company, यानी वो कोका कोला भी 6% बाय कर रखा है उसने। अरे कितना कोका कोला मालूम है कैसे चलता है, कोका कोला का अस्तित्व सिर्फ एक कंट्री में 202 कंट्री में नहीं, वर्ल्ड की ऐसी बहुत ही कम कंट्री थी जहां पे कोका कोला नहीं चलता, बहुत बड़ी कंपनी है कोका कोला, उसमें कितना पैसा लगा था, द परचेस मेड इट सिंगल लार्जेस्ट पोजीशन, इतना बोलना है, उसने D1 के लिए लगाया कि D2, D3, DN के लिए लगाया पैसे, 1988 का बंदा है वो, अभी कितने साल हो गए उसको, अपने ऐसे लोग तो दिन में 4 बार खरीद रहे बेच दे रहे, जो ये नए नए पैसे वाले दोनों क्या करते, 4 बार लेते दिन में 4 बार बेच दे रहे, ऐसे लोग थोड़े ना पैसे कमाएंगे, पैसे कौन कमाएंगे, ऐसे लोग। लॉन्ग टर्म होल्डिंग, आपको प्रोडक्ट और प्रोडक्ट की मैनेजमेंट पर विश्वास होना चाहिए, मतलब आपको पहले लगना चाहिए कि स्वप्निल पाटनी पैसे अच्छा पढ़ाता है, और आपको फिर लगना चाहिए स्वप्निल पाटनी भी होशियार आदमी है, तब जाके पैसे लगाओ। गाड़ी भी अच्छा ना चाहिए और गाड़ी का ड्राइवर भी, कोई भी कंपनी को परखने का तरीका 2 होता है, सिर्फ प्रोडक्ट अच्छा हो के नहीं चलेगा, कुछ मुकेश सिर्फ जियो मत लो, मुकेश अंबानी को भी देखो, सिर्फ 5G अच्छा है, वो 5G प्रोडक्ट दे दिया, कल से के मुकेश जाके अनिल आगे तो लग गई ना, बोला मुकेश जी ने अनिल जी करेंगे, ऐसा शेयर नीचे गिरेंगे ना, माइनस में जाएंगे, अंडरस्टैंड करो, इट्स नॉट अबाउट द प्रोडक्ट, इट्स अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ ऑल्सो प्रोडक्ट। टाइटन को 180 ऐसा नहीं मिलता, पी वो दिख रहा है रतन जी वहां पे खत्म हो, रतन टाटा है ना तो खत्म,
भगवान आदमी जब कंपनी को चला रहे तो क्या खत्म, उसकी चरित्र में कोई दाग ही नहीं है, वो कुछ गलत काम करता है नहीं, वो छोटा आदमी है नहीं, तो गलत काम होने का स्कोप ही नहीं है वहां पे। मैनेजमेंट शुड बी स्ट्रांग। जब आप किसी कंपनी में पैसे लगाते हो ना, तो इट इज नॉट ओनली अबाउट गेटिंग प्रोडक्ट, इट इज अबाउट द गेटिंग मैनेजमेंट ऑल्सो। मैनेजमेंट कितनी दमदार है, कितनी सक्षम है, कितनी बुद्धिमान है, क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, कितने सालों का उनके पास में एक्सपीरियंस है, ये सारी चीजें भी मैटर करती है जब आप किसी कंपनी के शेयर्स बाय करते हो। यू आर नॉट बाइंग शेयर, यू आर बाइंग कंपनी, यू आर बिकमिंग द पार्ट ओनर। तो आप देखो भाई, जिस कंपनी को मैं पैसे दे रहा हूं वो कौन चला रहा है, वो आदमी कौन है। रिलायंस पावर के हाल हो गया ना बेटा, सही बोल रहा है तू। कौन चला रहा है रिलायंस पावर को? अनिल जी। आप इस मैंने आपको इतना ज्ञान दिया, आपको क्या लग रहा है कोई इंसान वॉरेन बफेट से पूछेगा भाई तू काय में क्या करता है, तू D1 में लगा था, तू देखो D1 की आशा है कि DN की, N समझता है इनफाइनाइट। और बोलेगा मेरी उम्र 92 की है, 92 की एज उनकी, अब जाने का समय है समझो। तो पर पे जो बोलते मेरे जाने का मैं बेचता नहीं इसको, चलते रहेंगे वो, समझे आपको? हाँ, तो क्या मुझे बोलना है? तो इंसान जब पैसे लगाता है ना, जब वो ग्रोथ के लिए लगाता है, उसका माइंडसेट ग्रोथ का होता है। तो कुछ लोग बोलते हैं जब मैं पैसे लगा रहा हूं ना P0, तो आई एम नॉट एमिंग फॉर D1, आई एम एमिंग फॉर D1+G। मुझे कल का D1 तो एक साल क्या दिखा रहा है, तो D1 मुझे एक समय आएगा ऐसा D मिलेगा ना मुझे, जो मेरा P0 का इक्विवेलेंट रहेगा। वैसे ही वॉच के में ये जितने पैसे लगा रहा ना, उतना डिविडेंड मिलता है उसको एक साल का कोका कोला से। आपको समझ रहा नहीं क्या हो रहा है? एक समय आएगा, क्या आएगा कि मैंने जितने पैसे लगाए उतना डिविडेंड मिलेगा मुझे, सिर्फ डिविडेंड। प्राइस रेंज अलग, पर उसके लिए आपको इतने साल रुकना पड़ेगा। 1988 32 साल से रुका है एक शेयर पे, 32 साल रुकना है। इंडिया में तो 32 साल में आदमी आबाद बर्बाद सब हो जाता है उसका। शेयर मार्केट में लोगों के पास में इतनी खुजली होती है ना, उसको लगता है मैं क्या करूं क्या नहीं। अब उसको तो आज ही पैसा वाला बन जाऊंगा। एक दिन मैंने आपने सही प्रोडक्ट पे पैसे लगा के चुपचाप बैठना, रोज घड़ी घड़ी वो सेंसेक्स देखना नहीं। जो वॉरेन बफेट जैसे लोग लगा के छोड़ देते आराम से, वॉरेन बफेट बिजी है नहीं, बहुत खाली है, फोकट एकदम, क्योंकि उसको पता है मैंने सही जगह पे पैसे लगाए। कोरोना आने तो, कोरोना आने का एक साल बाद तो वापस मार्केट ऊपर ही जाएगा। तो इज नॉट बॉर्डर की कोरोना का मार्केट गिर गया है। प्रोवाइडेड आपको पता होना चाहिए सही प्रोडक्ट लगाया हुआ है और उसका मैनेज करने वाला बंदा से, दैट्स इट। कोई टेंशन की बात नहीं, आज गिरेगा कल उठने वाला है वो। शेयर मार्केट का उसूल याद रखिएगा, कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, प्रोडक्ट को मैनेज करने वाला मैनेजमेंट अच्छा चाहिए। ये दो चीजें समझ में आ गई आपको, तो फिर शेयर्स के रेट कभी भी कम नहीं हो सकते। स्वप्निल पाटनी क्लासेस अच्छा पढ़ाता है, हाँ पढ़ाता है। मैनेज कौन कर रहा है? स्वप्निल पाटनी। अच्छा है क्या? 10 साल से प्रॉफिट कमा रहा है कंपनी में, बहुत जोर का। आप दो अच्छे तब जाके गो हेड। प्रोडक्ट अच्छा, मैनेजमेंट खराब, उल्टा मैनेजमेंट अच्छा, प्रोडक्ट वाहियात लेके बैठा है, कुछ नहीं हो सकता। दोनों जोरों के होना चाहिए। फिर लगा दो कितने पैसे लगा रहा है कंपनी में, गिरेगा शेयर शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में जीत होगा, विजय मिलेगा, जीत हासिल होगी। पेशेंस, इट इज द गेम ऑफ पेशेंस। ओके, नो प्रॉब्लम। सो दोस्तों बताइए, फॉर्मूला से आप सहमत हो गया? कैसे बताओ? वॉरेन बफेट बोलेंगे आई डोंट बिलीव इन दिस। ये क्या दिखा रहा मुझे? मैं क्या D1 के लिए लगा रहा हूं? मैं तो D1 भी लूंगा, D2 D3 DN तक जाऊंगा मैं। D1 P0+G। सर अगर डिविडेंड डिक्लेयर करने के दिन पहले शेयर्स परचेज किया तभी डिविडेंड मिलता है। फोकट है वो। अच्छा, एसपीसी का आईपीओ आएगा। एसपीसी का आईपीओ लाते थोड़ा सा बड़ा आदमी बनने दो। चलो, हाँ, सीएफए का लॉन्ग फॉर्म चार्टर्ड फाइनेंस, वही चार्टर्ड फाइनेंशियल जो भी होगा, सर्टिफाइड चार्टर्ड जो भी। ओके, चलो भाई चलो सही बोलते हैं, अभी खत्म हो रहा है ये, हो गया D1 अपन। अब बताओ, और जो लोग वॉरेन बफेट बोलेंगे आई डोंट थिंक अबाउट D1, मैं तो डिविडेंड तो मेरा है और ईपीएस भी मेरा है, तो क्या बोलेगा? कुछ लोगों को लगता है डिविडेंड मेरी कमाई, कुछ लोगों को लगता है ईपीएस मेरी कमाई।
तो फिर वो बोलेंगे ईपीएस भी, ईपीएस 1 भी मेरा और ईपीएस 1 का ग्रोथ भी मेरा है, तो क्या होगा बोलो आगे? ईपीएस 1 अपॉन P0 प्लस जी, ये लिखा है। दोनों देख लो ना, कुछ नहीं फर्क है। अरे इसमें और इसमें क्या फर्क है आप ही बताओ? ये देखो इन दोनों में क्या फर्क है? इधर जी नहीं है, इधर जी है, वैसे बाजू में हो गया इधर, और इधर इसमें और इसमें क्या फर्क है बताओ? जी का फर्क है ना। कुछ देखिए वॉरेन बफेट का यही मानना है भाई, मैं 1-2 साल के लिए पैसे लगाता नहीं, मैं ऐसा नहीं कि आज लूंगा बाद में बेच दूंगा, मैं तो लंबा खेला, लंबे रेस का घोड़ा हूं मैं, एक बार लगा दे मैं पीछे नहीं हटता, क्योंकि मैंने बहुत सोच समझ के विचार करके प्रोडक्ट लिया है, और मैं ऐसे कंपनी में हाथ डालता नहीं जो जिसका गोइंग कंसर्न धोखे में है। आप अकाउंट में ना गोइंग कंसर्न, ऐसे थोड़ी ना आज है कल चलेगी, तो मेरा तो मुद्दा ही है कि मैं एक बार पैसे लो मैं निकालूंगा नहीं, क्योंकि वो क्या बोलता है अगर मैं उसके पैसे निकालूंगा तो मुझे टेंशन आएगा और नया ढूंढना पड़ेगा, मैं कहां लगाऊं, तो मैं ऐसा निकालता डालता नहीं, मैं एक ही बार लूंगा अच्छे में लगा दूंगा, इसलिए दे एक्सपेक्ट व्हाट ग्रोथ, डू अंडरस्टैंड? तो व्हाट इज दैट? D1 अपॉन P0 प्लस ग्रोथ खाएगा फ्यूचर का, तो फ्यूचर का ग्रोथ भी उसका ही होगा, तो उसको D1 मिल रहा है कि D2 भी मिल रहा है, D3 भी मिल रहा है, D4 भी, तो आने वाले N तक मिलेगा उसको। तो अभी वो क्या कर रहे हैं, वो पूरा उन्होंने लेके उसको जी लिख दिया। इज दैट ओके? चलो ठीक है, आई होप एवरीबडी इज अंडरस्टूड दिस। ओके गाइस, वेलकम बैक एवरीवन, आर यू देयर? सो बताएंगे दोस्तों, अगर मैं आपके सामने ये 4 एक बार नाम पढ़ लो आप बस। एक तो डिविडेंड प्राइस अप्रोच है, बगल देखिए फॉर्मूला बताओ, D1 अपॉन P0। दूसरे का डिविडेंड प्राइस अप्रोच विथ ग्रोथ, D1 अपॉन P0 प्लस जी। और अर्निंग प्राइस अप्रोच EPS 1 P0। और अगर अर्निंग प्राइस रेशियो का ग्रोथ किस अर्निंग प्राइस अप्रोच विद ग्रोथ है तो EPS 1 अपॉन P0 प्लस जी। और अगर मैं इसकी बात करूं रियलाइज यील्ड, ये सबसे अच्छा मेरा जो बोलता है D1 भी आपका है और जो प्राइस गैप भी आपका है, और डिवाइड बाय आपने जितने पैसे लगाए। और ये तो अपना वो है CAPM जो बोलता है आपको RF तो मिलना ही चाहिए, पर जो बीटा है ब्रैकेट में RM माइनस RF भी मिलना चाहिए, ठीक है? तो ये सारे फॉर्मूला अब हमने डिराइव कर लिए हैं। ओके ओके ओके, सुशांत कह रहा है कि थैंक यू बिकॉज ऑफ यू आई स्कोर्ड एग्जामिनेशन, क्या बात है, थैंक यू सो मच। चलो भाई चलो, कम ऑन एवरीवन, वेलकम बैक। सो आई एम मूविंग ऑन नेक्स्ट पार्ट। मुझे आपको कुछ कहना है, आपको समझना भी है। इधर देखेंगे आप मेरे पास, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। आज मैं आपको वैक पढ़ा रहा हूं। वैक क्या होता है? वैक वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पर उसके पहले मैं एक 2-3 क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करवाना चाहता हूं। अभी तक कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? वो कभी कभी बोलते हैं ना, एक बार अपने पास बारूद रेडी हो गया ना तो अपन कितना भी ठोक सकते हैं। अब मेरे पास बारूद रेडी, यानी मेरे पास फॉर्मूला का पूरा रेडी हो गया। अब मैं सारे क्वेश्चन के अंदर घुस रहा हूं। अब मैं क्वेश्चन में घुसने से पहले मेरे पास पूरा सामान रेडी है, वेपन्स आर रेडी। अब जाके बस हाँ तो चलो ठोक दो, चलो चलो आगे भाई ठोक दो, चलो चलो। 2 नंबर हो गया क्या? 2-3 भी हो गया अपना? 4 नंबर का भी हो गया? अरे क्वेश्चन नंबर 4 होगा क्या? तो 4 करना पड़ेगा ना। अ कंपनी इशूड 40,000, लिखो 4 नंबर, और पेज नंबर 4.7। ओके शुड आई स्टार्ट? क्वेश्चन नंबर 4 चालू करें। एक बात देख लो,
चालू करना है। क्वेश्चन नंबर 4 को अच्छे से पढ़ेंगे। अ कंपनी इशूड 40,000 12% रिडीमेबल, रिडीम आया मतलब थोड़ा सा दर्द हो जाता है क्योंकि यहां पे वो आरबी वगैरह सब आएगा, ऑफ 100 ईच एट द प्रीमियम। अरे अरे अरे, यानी कि 100 रुपए का प्रेफरेंस हमने कितने में दिया, यानी कि 100 रुपए की चिट्ठी दिया, लिए 105। अच्छी बात है कंपनी के लिए, 100 रुपए की चीज उनकी 105 में बिक गई। रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर्स एट द प्रीमियम ऑफ 10। अरे यार, एक में कभी खुशी तो कभी गम। वापस कितने में दिया, 110 लिए थे, मतलब हमारा एनपी था 105, आए 105, और बोले जब देंगे ना तो 110 में देना पड़ेगा, यानी कि लॉस ही हो अल्टीमेटली। आरबी कितना है, 110, रिडीम किया 110 पे, हाथ में कितना है, कितने का नुकसान हुआ, कितने सालों में, 10 सालों में 8 आने, यानी कि 8 आना जो है, आई मीन व्हाट डू यू कॉल इट, 50 पैसे, 5 रुपए का नुकसान 10 सालों में हुआ है, यानी कि 50 पैसे का नुकसान हर साल में हुआ है। द फ्लोटेशन कॉस्ट, और नुकसान हो गया, कैसे बताओ, 2 रुपए का फ्लोटेशन कॉस्ट, हाथ में कितना है, 103। अरे 2 रुपए खर्चा है ना, मैंने बोला था ना इशू करने खर्चा, फ्लोट करना, फ्लोट माने कि लाना मार्केट में। तो जो बंदा हमें हेल्प करता है, जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट बैंकर, वो हमें हेल्प करता है ये लाने के लिए। तो वो बोलेंगे यार 105 में तो बिक रहा, पर मेरे तो 2 रुपए तो मेरे को भी दो, मैं क्या फोकट में काम करूँ क्या। तो 103 अपने हाथ में आए, और देना कितने पड़ रहे हैं, 110। तो नुकसान कितना हुआ, 7 रुपए 10 साल में, नहीं 70 पैसे हर साल का नुकसान है। ब्रैकेट में 1 - t नहीं लगेगा क्योंकि तो प्रेफरेंस है। तो हमारा नुकसान कितना हुआ, हर साल 70 पैसे जाएंगे, और साथ साथ में 12% जाएंगे। तो 12% के ब्रैकेट में 1 - t लिखने का नहीं, तो पीडी प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी अपॉन 2। टाइम स्टार्ट्स नाउ। जाए तू कहीं भी ये सोचना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। तू जहाँ जाए महफूज हो, तू जहाँ जाए महफूज हो। दिल मेरा मांगे बस ये दुआ, बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। The correct answer is 11.92 guys. Ready? चेक कर लो आंसर क्या है। ये आपके सामने 11.92, check it out guys. The correct answer is 11.92. Everybody check it out. Thank you so much. Because of you, I will score exemption. क्या बात है, कॉन्फिडेंस है भाई नयन। ओके चलो कम ऑन गाइस, 11.92 सभी का आंसर आया होगा। फीलिंग कॉन्फिडेंट गाइस? नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कंपनी हैज पेड डिविडेंड। अबे डिविडेंड यानी केई की बात करा, केई का पहला प्रश्न अपने सामने। अ कंपनी हैज पेड डिविडेंड ऑफ ₹1। अरे अरे 1 रुपया सिर्फ लास्ट ईयर, यानी कौन सा रे,
लास्ट ईयर का डिविडेंड यानी कि D0 क्या D1? D0 लिख दो आप D0 लिखा ना, लास्ट ईयर मतलब D0 हो गया। इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 10%, यानी कि वॉरेन बफेट की कैटेगरी में आ गए लोग। हाँ, क्या मुझे कोई बताएगा D1 कितना है? जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में, आपका इंतजार करेंगे। आपको जवाब देना है कि अगर D0 1 है तो D1 कितना? ओवर हर साल डिविडेंड कितने से बढ़ेगा? 10% से बढ़ेगा, यानी कि पहले 1 रुपया था तो अब 1 रुपया 10 पैसे हो जाएगा। तो लिखो D1 इज इक्वल टू 1.1, D0 इज इक्वल टू 1। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इफ द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज व्हाट 55, यानी कि P0 इज इक्वल टू 55। क्या है P0? पैसे कितने लगाए, मिला कितना? फॉर्मूला बोलो पहले, अपने को D1 मिलता है कि D0? तो D1 यानी कि 1.1 डिवाइड बाय 55 प्लस ग्रोथ प्लस G, लिखे थे ना ग्रोथ, पूछा नहीं पर बोला ही कुछ 10 साल है, यानी वॉरेन बफेट का ग्रोथ की बात कर रहा है, यानी कि प्लस 10%, यानी कि फॉर्मूला कैसा है 1.1 डिवाइड बाय 55, वो जितना भी आंसर आएगा प्लस 10, यानी कि एलसी के हिसाब से 1.1 अपॉन कितना 55, ये आएगा 0.02 समथिंग, बराबर है? ये 0.02 क्या है? प्लस 10 करना है, यानी कि कितना है 10 पॉइंट, हाँ परसेंटेज है ना, डायरेक्ट जी डायरेक्ट है 10%। 1.1 तो वो 10% अलग, 1.1 अपॉन 55 कितना है 0.02 प्लस 10%, यानी कि 10.02%। समझ में है? मैं आपको दिखा रहा हूं, चलो आंसर देख लो एक बार तो आपको भी समझ तसल्ली हो जाएगी मैं सही बोल रहा हूं। ये देख लीजिए, सॉरी ये कितना आ रहा, हाँ बराबर है क्या? 1.1 अपॉन 55 आंसर कितना है रे? अच्छा ओके ओके, आई अंडरस्टूड व्हाट इज दैट। परसेंटेज में 12%, 10%, और ये जो 1.1 अपॉन 55 जो है ये आई थिंक ये कितना टक्का होता है? 0.02% है, हाँ 2%, बराबर। वो परसेंटेज के हमें लग रहा था कि गड़बड़ हो रही थी, गड़बड़ नहीं है। अगर आप थोड़ा सा इधर मेरे पास देखो, जो है 1.1, ये 55 रुपए के हिसाब से कितना टक्का है? ये 2% है। वो 0.02 जो है वो परसेंटेज में 2% हो जाएंगे, बराबर है? और 10%, यानी कि रिटर्न कितना? 12%, क्योंकि हम लोग परसेंटेज में रिटर्न निकालते ना। ये कितना टक्का कॉस्ट? पूरे कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हमने हमेशा परसेंटेज में निकाला हुआ है। भाई देखो 100 रुपए का अगर 1 रुपए 1 पॉइंट पकड़ा तो अपन बोलते 1.1%, वो 55 रुपए पे 1.1, यानी कि लगभग 2% हो गए। तो 2% तो मिल ही रहा, 10% ग्रोथ का मिल रहा, यानी कि वॉरेन बफेट बोलेगा मुझे ये 2% मत बताओ ये साल का, मैं तो मरते दम तक रखने वाला उसको, तो फ्यूचर में 10% मिलेंगे मेरे को। तुम्हें कितना मिलेगा? 12%। परपेचुअल ग्रोथ इनफाइनिटी है, इसीलिए तो 10%। नहीं, मैं आपको एक कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं, इधर सुनो। अगर आपने 10% नहीं लिखा और आपने 1.1 अपॉन 55 लिख दिया, इसका मतलब आप क्या वॉरेन बफेट ने सिर्फ 1 साल तक के लिए रखा। वॉरेन बफेट बोल रहा है देयर फॉर परपेचुअल इनफाइनिटी पीरियड। तो सुनो ना मैं जो बोल रहा हूं, तो ये जो ग्रोथ हो रही ना, उसको हम लोग अगर प्रेजेंट वैल्यू पे लाना 10% आती। नहीं मुझे बोलना है, बहुत इतना गहराई है, शायद से समझ में भी नहीं आएगा मैं बोलूंगा, फिर भी मैं आसान करके समझ में आता है, छोड़ देना। 10% तो ऐड करना है, ये गलत कुछ नहीं है। कुछ लोग क्या होते हैं 1.1 अपन 55 कर देना, 10% क्यों ऐड कर रहे हैं? आप समझे नहीं, 1.1 कर दूंगा तो इसका मतलब वॉरेन बफेट सिर्फ 1 ही साल के लिए रखा। हम कह रहे हैं ये 10% कितने बढ़ रहे हैं? 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10% जितना बढ़ेगा ना ये, उन सबका अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू लाऊंगा ना, तो हर साल 10% नहीं बढ़ रहा था, हर साल कितने बढ़ रहे हो? 1 रुपए के ऊपर 10 पैसे बढ़ रहा है, फिर उसके ऊपर कितने तो भी पैसे बढ़ रहे हैं, फिर उतने से पैसे बढ़ रहे हैं, फिर 10 पैसे बढ़ रहे हैं, फिर 12 पैसे बढ़ रहे हैं, फिर 14 पैसे बढ़ रहे हैं, ऐसे बढ़ते जा रहे ना, फिर 16 पैसे। आई मीन एग्जैक्ट नंबर नहीं बोल रहा हूं, पर ऐसे 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 जाएंगे। फिर आप बोलेंगे सर
ये तो कुछ कुछ पैसे बढ़ रहे हैं, आपने 10% कैसे लगा दिए? सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, इनफाइनाइट पीरियड के लिए बढ़ रहे हैं, 20 पैसे आएंगे फिर 25 पैसे आएंगे, वो मैं आपको फॉर्मूला दिखाऊंगा 10%। ये एग्जैक्टली कल मैं दिखाऊंगा 10% कैसा है डायरेक्ट, क्योंकि कई लोगों को क्या लगा 10% का आय में बढ़ रहा है। 1 रुपए पे 10% बढ़ना चाहिए ना। अगर 1 रुपए पे 10% लूंगा तो आपका क्या मानना होगा? 1 रुपए 10 पैसे मिले। इसका मतलब आप क्या बोले, वॉरेन बफेट सिर्फ 1 साल का सोच रहा है। मैं बोल रहा वॉरेन बफेट इनफाइनाइट पीरियड के लिए सोच रहा है। तो इनफाइनाइट पीरियड में जो पैसे मिलेंगे 10-10 पैसे, 10-12 पैसे, 14 पैसे, जितने जितने उधर तक मिलेंगे। तो उन सब चीजों को आज अगर मैं उसका प्रेजेंट वैल्यू लाता हूं, ये फॉर्मूला है, प्रेजेंट वैल्यू तो 10% आ जाता है। ये मत करना, क्या क्या मत करना। 1 रुपए के बाद 10 पैसे बचत मतलब रहता है। तुमको वॉरेन बफेट के इतना हल्का आदमी लग रहा है, 1 रुपए 10 पैसे के लिए काम कर रहा है। वो कोका कोला में 88 में लगाया था, वो क्या बोल रहा समझा क्या? मैं ये कुछ इस पे मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो लॉन्ग टर्म में बोल रहा हूं, मैं तो ग्रोथ सोच रहा हूं। तो इट्स नॉट बॉदर्ड अबाउट 10-20 पैसे। वो क्या बोल रहा, जिंदगी भर का ग्रोथ मेरे नाम करो। तुम चिंतित हो रहे हो 10 पैसे, तुम 1 रुपए पे 1 रुपए 10 पैसे देंगे उसको। वो बोल रहा 2% पे मेरा इंटरेस्ट नहीं, मैं 12% वाला आदमी है। तुम क्या बोल रहे हो 2% पे और ग्रोथ ले, 2% 20 पैसे ले ले। वो बोल रहे भाई 2% भी मेरे आगे, 10% मेरे। तुम 2 रुपए का 10%, तुम 2 रुपए 20 पैसे बोल रहे। वो बोल रहे 2 रुपए तो मेरे, 10% मेरा, 12% मेरे। तुम 2 रुपए 20 पैसे की बात कर रहे हो, 12% की बात कर रहा है। बिकॉज ही इज थिंकिंग फॉर द इनफाइनाइट पीरियड। तो उसका जो प्रेजेंट वैल्यू आता है वो 10% आता है। वो एग्जैक्टली कैसा होगा वो मैथमेटिकल में बताऊंगा आपको कि सर वो इनफाइनाइट पीरियड को प्रेजेंट वैल्यू में लाने का फॉर्मूला क्या है। क्या बोला मैंने? इनफाइनाइट पीरियड का ग्रोथ जब प्रेजेंट वैल्यू में लाते हैं तो ऐसा आता है। तो वो फॉर्मूला बताऊंगा मैं कैसा आता है, पर अभी आप लॉजिकली समझो। वॉरेन बफेट इज नॉट इंटरेस्टेड फॉर आज मुझे 2 मिल रहा है 2% और मुझे तुम 2 रुपए 20 पैसे बोलेंगे जिंदगी और 2 रुपए 20 पैसे, जिंदगी 2 रुपए 20 पैसे आदमी नहीं मैं हूं, मेरे को 12% चाहिए। समझे? ऐसा अभी लिखो ना, मैं बता समझाऊंगा आपको। क्या हो उसको? हाँ कितना याद रखता तो होला है कि नहीं? क्या क्या याद रखता तू? क्या क्या याद करता तू? कुछ लोगों का आंसर अगर 10.02 आ रहा था, मैं आपको बताता मैं क्या बोल रहा हूँ। वो 10.2 मतलब वो तो 12% जाएंगे। कैसे आएंगे अगर आपको देखना है, थोड़ा सा मैथ्स का प्रॉब्लम हो गया तो मैं क्या बोल रहा हूँ, हमको 1.1 मिलेंगे 55 रुपए। 2 मिनट के लिए ग्रोथ भूल जाइए आप, निकालो तो कितना टक्के। तो ये तो 2% मिलना ही चाहिए ना, प्लस 10% और मिलेगा मेरे को, तो 12 मिलेगा ना। समझे क्या आप? वैसे बोल रहा था मैं। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। एबीसी कंपनीज इक्विटी शेयर कोटेड इन द मार्केट एट 25 पर शेयर। बोलो रे P0 के P1? P0 है? अरे बोलो भाई क्या है P0? The company pays a dividend of ₹2 pays इंग्लिश समझती का? पेज मतलब क्या? पेज अगला के हर साल देते आ रहे हैं, ऐसा करत एत आहे। पेज यानी देते आ रही है, यानी P0 है। वो लिखो, सॉरी D0 है, D02 है। इन्वेस्टर मार्केट्स एक्सपेक्ट ग्रोथ रेट। बता रहा भाई कंपनी का ग्रोथ होगा तो डिविडेंड का भी ग्रोथ होगा। कितना ग्रोथ होगा? तो आपका D1 कितना आएगा? 2.12। अरे 2 रुपए डिविडेंड तो 6% से 2.12, 2 रुपए 12 पैसे। लिखो 2.12, 2.12
₹2.12 इज इक्वल टू D1. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कंपनीज कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल. बेस्ट है. अब साला इन्होंने ये नहीं बोला कौन से मेथड से निकालना है. हमें सबसे अच्छा मेथड कौन सा लगता है? D1 वाला, मतलब जो सिंपल क्या है? D1 अपॉन P0 प्लस ग्रोथ तो दिया भाई. अब इसको फॉर्मूला कैसे लिखने का? D1 अपॉन P0 मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो एक बार, और जी बाद में एडिशनल एक साथ डायरेक्ट ऐड कर दो, तो लास्ट टाइम जो गड़बड़ हुई वो नहीं होगी. पहले कैलसी निकाल के बताओ. सर देखो 2.12 है, हमने कितने पैसे लगाए कंपनी में? 25. इसको परसेंटेज में निकाल लो. 8.48 तो मिलेंगे. ये 8.48 टक्का है, प्लस कितने टक्के की ग्रोथ है? 6% की, यानी 14.48 हमारा आंसर है. लिखो अप्रोच का नाम, लिखो पहले डिविडेंड ग्रोथ अप्रोच. लिखो अप्रोच का नाम डिविडेंड ग्रोथ अप्रोच. और करो 14.48 कैसे आ रहा? फॉर्मूला लिखो. ओके डन. आपको देखना है इसका आंसर? ये देख लीजिए इसका आंसर. जवाब है 14.48. आगे. इफ द एंटीसिपेटेड ग्रोथ रेट इज 8%, कैलकुलेट द इंडिकेटेड मार्केट प्राइस पर शेयर. सुनो ऐसा नहीं, यानी कि आपको समझा नहीं आप? वो बोल रहा है आपको मार्केट प्राइस निकालना है, यानी कि ये 25 नहीं पकड़ने का. सुन के लो मेरी बात. अपना फॉर्मूला बोलो क्या था? इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लूं प्लस हमारा ग्रोथ. ये सुन के लो, बहुत भारी बोल रहा हूं भैया. D1 कितना था हमारा? 2 पॉइंट, और ये कितना था? 25 बराबर है. और ये कितना? 6% समथिंग. तो 14.48% आ गया था. इसका नाम क्या है? ये हमारा क्या है? हाँ, पर है क्या? ये KE है क्या? ये KE है. अब वो क्या बोल रहे हैं? आपका ग्रोथ रेट 8% हो रहा, यानी कि आपका ये जो है ये 2.16 हो जाएगा. अरे 6% पे 12 पैसे, 8% पे 2 रुपए का 16 पैसे होंगे ना? क्या नहीं होता? 8%, 6% से 2 रुपए 12 पैसे हुए, तो 8% से कितना है? 2 रुपए 16 पैसे. वो बोल रहे ये 25 आपको मालूम नहीं है, और आपका ये 100 मालूम है, और अब ये 8% है. अब के आपको क्या दिया? ये के भी आपको ऑलरेडी गिवन है. कौन सा के गिवन है? क्योंकि ये ऑलरेडी गिवन है ना, ये तो आपको दिया हुआ है. समझा आपको क्या किया उसने? यानी कि 8 को उठा के उधर डाल दो, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 6.48% बराबर है. और ये कितना था? 2.16 अपॉन MP0. ये करोगे सॉल्व, MP से उधर जाएगा और सब कुछ होगा. दो कितना आ रहा है आंसर? कितना है आंसर? है 2.16 अपॉन 6. कितना है आंसर? किसी ने 33.33 लिखा है. अरे आपको सॉल्व नहीं करता रहे? श्योर है? कैसे आया आपका? ये MP0 को उधर डाल दो, 6.48 को उधर लेके आओ. मुझे लगा 33.33 आ रहा है. ये परसेंटेज में लिखना, रुपीज है. 33 रुपए का शेयर पड़ेगा आपको. कुछ नहीं है, फॉर्मूला को थोड़ा सा घुमाया उसने, और कुछ नहीं.
Over? Is that over, guys? Okay. If the company issues 10% debenture of the face value rupees 100 each and realize 96, यानी डिस्काउंट कितना है भाई? While the debentures are redeemable after what? At the premium of? कितना बराबर है, मतलब आए कम दिए भी ज्यादा है, आरबी निकाल कितना है सर? अपने को 112 देना है, अपने हाथ में 96 आए, और क्या रिडीमेबल है क्या? फॉर्मूला बोला रिडीमेबल का? अरे आपको ये नहीं रिडीमेबल का फॉर्मूला मालूम क्या है? हाँ, ऐसा मानो कि टैक्स नहीं है कैपिटल लॉस को, ठीक है ना? हाँ, एजम्पशन लिख देंगे। हाँ, इंटरेस्ट यहां पे मान रहे कैपिटल लॉस नहीं है, इंटरेस्ट कितना बोल रहा है भाई? कितना इंटरेस्ट? 10% बोल रहा है, कोई बात नहीं, 10 टैक्स 1 पॉइंट, ये है टैक्स प्लस कितना है हमको देना? 112 है, मिले कितने हैं? 96 है, कितने सालों में? 12 सालों में। बोलो 112 प्लस 96 अपॉन 2 कितना आएगा आंसर? देखो ये 5 है और ये कितना खर्चा हुआ अपना? 12 और 4 16, 16 अपॉन 12, हर साल 1.33 का खर्चा हुआ, डिवाइड बाय 96 प्लस 112 अपॉन 2, 104। बोलो भाई क्या आएगा? 6.33 बोलो ना, अपॉन 104। सही है? कितना फास्ट फास्ट हो रहा है, नहीं आ रहा है आपको? $6.09 का आंसर। एवरीबडी गॉट इट? ओके, नेक्स्ट। आज बस 5 मिनट के अंदर अपना क्विज चालू होने वाला है, उसके बाद में एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर क्विज लेंगे आपको। अच्छा, आज क्विज होने वाला है, यस। 6A की बात कर रहे हैं, 6A की बात करेंगे, 6A। पोगो लिमिटेड हैज एन ईपीएस ऑफ 9 पर रुपीज। अच्छा, ईपीएस दिया हुआ है, इट्स अ डिविडेंड पे आउट 40। लिखो डिविडेंड कितना हुआ? 9 रुपए कमा, 9 का 40% दे रहे हैं, 3 रुपए 60 पैसे डिविडेंड। अरे 9 रुपए कमा रहे, 40% दे रहे ना, तो लिखो 3 रुपए 60 पैसे। ये 3.6 क्या है और ना ईपीएस क्या है? तो ये ईपीएस 0 है 9 और डीपीएस 0 है 3.6। एक्सपेक्टेड ग्रोथ कितनी है? वो ग्रोथ लिख दो आप, आर एक्सपेक्टेड एट अर्निंग एंड डिविडेंड आर एक्सपेक्टेड ग्रोथ। ग्रोथ रेट है 5% है, और ग्रोथ वर्ड शायद से यूज नहीं किया वहां पे। वो ग्रोथ वर्ड लिख दो, ग्रोथ। अब लिखो तेरा ईपीएस 1 कितना आएगा? अरे यार ईपीएस 9 रुपए है, 5% बढ़ा तो कितना ईपीएस 1 आएगा? 9.45 आएगा ना। अब क्या देख रहे हो उसमें? और D1 कितना आएगा? 3.6 का 5% बढ़ाओ, 3.78। अरे भाई ग्रोथ रेट, वहां पे ग्रोथ वर्ड लिखा नहीं, मिसिंग है, तो ग्रोथ लिख दो आप 5%। चलो बोलो। और वो बोल रहा है फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी अंडर वेरियस अप्रोचेस। वेरियस अप्रोच समझता है क्या आप? अब आप यहाँ पे सीएपीएम नहीं कर सकते हो, यील्ड भी नहीं कर सकते हो, पर बचे हुए 4 कर सकते हो। कौन सा? डिविडेंड प्राइस अप्रोच, डिविडेंड प्राइस अप्रोच विद ग्रोथ, अर्निंग प्राइस अप्रोच, अर्निंग प्राइस अप्रोच विद ग्रोथ। कभी आपको जी पकड़ना है, कभी नहीं पकड़ना, और डिविडेंड से भी निकालना और ईपीएस से भी निकालना, ठीक है ना?
एक बार पहले सामग्री कलेक्ट कर रहे थे। बोलो बच्चों D0 कितना है? EPS 0 और डिविडेंड 0 कितना है बच्चों? EPS 9। क्या यार, EPS कितना है? तो EPS 1 कितना आ जाएगा? 9.45। DPS 0 कितना है? D0 3.6। 3.6 और DPS 1 कितना आएगा? 3.78। 3.6 प्लस कितना लूं? आंसर 3.78। चलो अब क्या करेंगे? पहला प्रश्न कौन सा? डिविडेंड। बोलो प्राइस अप्रोच। फॉर्मूला क्या? D1 अपॉन P0। बोलो आगे। हाँ D1 कितना है? 3.78। कितने पैसे लगाए थे हमने मार्केट में? 9 रुपए मल्टीप्लाइड बाय 100। कितना आंसर आएगा इसका? 36 रहेगा मार्केट प्राइस। EPS 9। अरे हाँ P0 का है। P0 सर 36 I'm so sorry। अच्छा दिया हुआ है क्या? हाँ हाँ दिया हुआ है, वही बोला। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ P0 कितना है? 36। तो हमने 36 लगाए थे और 3.78 मिला हमको। आंसर कितना है? 10.5% क्या आएगा? पहले का आंसर 10.5% है। अरे बोलो भाई, बराबर लिख रहा हूँ मैं। अब बाकी तीनों आप निकालो। चलो अब ग्रोथ अप्रोच में क्या होगा? G ऐड हो जाएगा बस। G में से 5% ऐड होगा और कुछ नहीं होगा। हम तेरे बिना रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। तेरा मेरा रिश्ता है कैसा, एक पल दूर गवारा नहीं। तेरे लिए हर रोज है जीते, तुझको दिया मेरा वक्त सभी। कोई लम्हा मेरा न हो तेरे बिना, हर सांस पे नाम तेरा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। इसका आंसर डिविडेंड प्राइस अप्रोच विथ ग्रोथ का अप्रोच कितना आएगा? डिविडेंड प्राइस अप्रोच विथ ग्रोथ अगर ऐसा मैं लिखता हूं ना तो कुछ नहीं, ये आंसर में 10.5%
और +5%, तो ये आसान है, ये आ जाएगा 15.5%, बराबर है? ये क्लियर है? अब मुझे बताओ अर्निंग, बोलो ना, अर्निंग प्राइस अप्रोच, बराबर है? इसमें आएगा अपना EPS 1, हमें 1 मिलता है और हम लोग लगाते क्या है? P0 है। तो बताओ हमारा कितना है EPS 1? ये है 9.45 और P0 कितना है? 35 है। 36 है क्या? ओके, तो 9.45 अपॉन 36% में 26 पॉइंट कुछ आ रहा है। और यही अर्निंग प्राइस अप्रोच प्लस ग्रोथ, ये वाला अगर अप्रोच यूज करेंगे तो 26.25% प्लस 5% आएगा। तो ये आंसर कितना आएगा? 31.25%, बराबर है? सभी लोग अपना अपना आंसर चेक करें, सभी लोग अपना अपना आंसर को चेक करें। एवरीवन, सभी का आंसर सही है? आंसर है 10.5%, 15.5%, 26.25, 31, यानी कि सेकेंड सॉरी थर्ड और फोर्थ आंसर में 5% का डिफरेंस है और फर्स्ट और सेकेंड आंसर में 5% का डिफरेंस है। अब मैं आपको एक केस, आपको टेस्ट देने जा रहा हूं। रेडी फॉर इट गाइस? कम ऑन, आपका टेस्ट सुनो एक बार, मैं जो बोल रहा हूं आपको मैं टेस्ट दे रहा हूं, चाहे लेक्चर जो ऑनलाइन देख रहे वो दे, चाहे ऑफलाइन देख रहे वो दे। टेस्ट का सही जवाब देने पर पहला प्राइस 500, दूसरा प्राइस 300 और तीसरा प्राइस 200, ये आपको कल जी पे मिलेगा। आपको तुरंत जवाब देना, मैं आपको तुरंत बताऊंगा कि इंडिया में सबसे पहले किसने जवाब दिया। इज दैट ओके? और जो लोग ऑफलाइन दे रहे फिर भी आपको भी सबमिट करना है देखने के लिए, आपको तुरंत ही आपके गूगल फॉर्म पे समझ जाएगा आपका आंसर सही है कि गलत है। आई रिपीट, आपका आंसर सही है या गलत है आपको तुरंत ही समझ जाएगा, आपको खुद ही समझ, आपको 4 में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है ना? मैं आपको दे रहा हूं, आपका नाम वगैरह बराबर लिखना है। किस पे देना? मैं यहां पे दे रहा हूं, यहां पे मैं लिंक शेयर कर रहा हूं। रेडी? यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जल्दी से आ जाओ, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जल्दी आओ, मैं इसको पुश कर रहा हूं। जैसे पुश करूंगा आप क्लिक करके वहां खोले, कुछ मोबाइल नंबर है, कुछ पूछेगा, डाल देना और तुरंत फटाफट सबसे पहले जो जवाब सही हमें प्राप्त होंगे, क्या बोला? एक तो सबसे पहले भी आना चाहिए और सही भी आना चाहिए। सबसे पहले आया गलत है तो खत्म हो गया, मतलब 10 में से 10 मार्क मिलना चाहिए और वो भी सबसे टॉप में आना चाहिए। तो ऐसे 3 लोगों को विजेता घोषित करेंगे हम लोग आपकी क्लास में। आपका आर यू रेडी गाइस? रेडी? यस और नो? कम ऑन। 10 क्वेश्चन है, जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी बताओ। मैं आपको स्क्रीन पे बताऊंगा आपका नंबर कितना आया, क्योंकि मेरा आंसर शीट आपके स्क्रीन पे आएगा। किसने पहले दिया मैं नाम के साथ बताऊंगा कौन पहले और कौन बाद में। 1 2 3 रेडी गाइस? कम ऑन, आर यू रेडी? 1 2 3 पुश, कम ऑन। कमेंट पे आया ना? इसको मैंने पिन भी कर दिया। Come on, hurry up. इसका आंसर देखने के लिए कौन सा ये है? कौन से? चालू रखना एक मिनट।
हो गए सॉल्व सभी? कितने ऑप्शन गलत है? ऑप्शन ही गलत है। क्या हुआ? कुछ गलत है? क्वेश्चन भी गलत है? क्या होना चाहिए था वहां पे? सिलेक्ट नहीं हो रहा? अच्छा 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 अच्छा, और करेक्ट आंसर क्या है? हाँ, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी आंसर होना चाहिए। वो गलत दिखा रहा है ऐसे? हाँ ठीक है, मतलब वो समझ गया। तो वो तो सबका ही गलत होगा, मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, वो मुझसे एक मिस्टेक हुई है क्वेश्चन में, कोई बात नहीं, वो तो सबका ही गलत हो रहा है। मतलब ओवरऑल देखते हैं, 9 में से 9 तो सही आएंगे। किसी को भी 10 मार्क नहीं मिले, मतलब बराबर है। ओके, जिसको मिले वो गलत है। आपके सामने स्क्रीन पे दिखेगा कि कौन है इंडिया में सबसे पहले आपके पास में पहुंचा है। आपके सामने देखते हैं कौन कहां से कितने मार्क्स लेकर आया है। यहां पे आपको दिख रहा होगा सबसे पहले जो जवाब दिया था वो आर्यन अग्रवाल ने दिया था, तो देखें। उसके बाद में गर्व ने दिया था सबसे पहले 9 मार्क्स की स्क्वायर में, जो देखना है यह है आदित्य ओम प्रकाश काबरा, ये हो सकते हैं आज के विजेता। उसके बाद में कुणाल संजय लेले, आप क्या बात है, कुणाल यहां पे है, एंड कुणाल इज हियर इन दिस क्लास, इज द सेकंड रैंकर ऑल अक्रॉस इंडिया, क्या बात है, तालियों से स्वागत। उसके बाद में अतुल मिश्रा इज रैंक 3। ये 3 लोग हैं जिन्होंने 9 स्कोर किया है, ये इंडिया के टॉप 3 स्कोरर है। हालांकि इनको 10-10 मिले होते, पर जो मेरे से ही गलत हुआ है कि मैंने कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी लिखा है, वो ईबीटी होना चाहिए था, बट एनीवेज नो प्रॉब्लम। ऑप्शन भी दिया है पर वो सही होकर भी आपको गलत दिखा रहा है। सभी लोग अपने मार्क्स भी मिल चुके होंगे। आज के देखते कितने लोगों ने जवाब दिए इस टेस्ट के। ओ माय गॉड, कितने लोगों दिए, कितने लोग अभी तक इतने लोग जवाब दे रहे हैं। 157 लोगों ने जवाब दिए हैं। जितने लोग ऑफलाइन भी देख रहे हैं जरूर आप भी लिखिए, ताकि आपका तुरंत ही स्कोर आपके, आई थिंक आपको खुद को ही समझता है ना वहां पे कितना स्कोर किया। काफी लोग, बहुत अच्छा रिजल्ट है वैसे, 7, 8, 9। जो लोग का 5 से कम है थोड़ा सा बी केयरफुल, थोड़ा सा आप लोग को पढ़ाई और करना पड़ेगा। पर जितना देख रहा हूं मैं 6 के ऊपर जितना भी स्कोर है, 6, 7, 8 बहुत अच्छी बात है। 6, 7, 8, 6, 7, 8, 9 वाले तो मतलब मोक्ष की प्राप्ति है आप लोगों को। पर बाकी तो देखो 9 कितने, जस्सी गुप्ता 9, मोनिका 9, हाँ वो कौन है, मानसी शाह 9, उसके बाद में इच्छा 9, तीर्थ राजकुमार 9, आयुष 9, हर्ष बंसल 9, अमन 9, निरंजन 9, वैभवी 9, पंकज 9, कशिश 9, विनय पांडे। 10 में से 10 बेटा तू गलत है, तू तो 10 मिल के भी तो कुछ नहीं, यानी कि तू कुछ नहीं, तू कुछ काम का नहीं है सर, जस्ट जोकिंग, बट ओके। दीपाली 9, ऋषि 9, वापस धनश्री 10 में 10 नहीं चाहिए बेटा अपने को। अचल तिवारी 9, वंशिका 9, सचिन पांडे 9, नमन 9, रमन 9, मानसी 9, दीपाली 9, गुंजन 9, शुभम 9, वेरी गुड यार, केशव 9, बहुत ही बढ़िया है, प्राची 9, अतुल 9, कुणाल 9। तो दोस्तों, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के जो 3 विजेता, सबसे पहले कौन है? नाम तो सुना होगा, आदित्य ओम प्रकाश काबरा, जिन्होंने केवल कुछ ही मिनट में, आई थिंक कुछ 3 या 4 मिनट में जवाब दिया है। 9 मार्क्स मिले, नहीं 10 आउट ऑफ 10 है, वो मेरी गलती से 9 मिले, यानी वैसे 10 में से 10 स्कोर है इनका।
कुणाल संजय लेले जो कि इस क्लास में मौजूद है, ये भारत में सेकंड रैंक पे है, ऑल इंडिया रैंक 2। और दोस्तों ऑल इंडिया रैंक 3 अतुल मिश्रा। तीनों के लिए जोरदार तालियां। क्या बात है, सुपर फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग, क्या बात है। अगर आपको देखना तीनों के सेकंड्स में कितना डिफिकल्ट है, वैसे कुणाल और इसके सेकंड्स भी सेम ही है। अब ये 2 और 3 एक ही है। और अगर आपको देखना है आदित्य ने सिर्फ 6 सेकंड पहले जवाब दिया है, तो देखो सेकंड का इंपॉर्टेंस कितना जिंदगी में। सेकंड में दुनिया बदलती है। क्या बात है। आई होप यू आर फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट। एवरीबॉडी आर यू रेडी गाइस, कम ऑन, एवरीबॉडी फीलिंग बेटर। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। कांग्रेचुलेशंस एवरीवन। बाकी जितने लोगों ने टेस्ट दिया, देखो अभी तक लोग लगातार टेस्ट दे रहे हैं, सभी लोग देते रहेंगे। कल हम लोग ईएस को भी वापस से इसी में पढ़ने वाले हैं, यूट्यूब पे कल ईएस वापस से लेंगे, कल एफएम भी वापस यूट्यूब पे लेंगे। कल सैटरडे है क्या, यानी कि मंडे से हम लोग एसपीसी प्लेयर पे जाएंगे। ओके गाइस, तो कल लगातार हम लोग यूट्यूब से वापस से संपर्क करते रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर। कल मिलेंगे 9:45। टेक केयर गाइस, बाय बाय, लव यू ऑल। फिर से एक बात तीनों का, और जितने लोगों ने 9 स्कोर किया, 8 स्कोर किया, 7 किया, सभी का मेरी ओर से बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। कभी नहीं होंगे जिंदगी में। अरे जान दे क्या करता है। बस अभी और इच्छा नहीं काम करने की जीवन में। क्या की थी? एक्टिंग ऐसे ये मालूम है याद नहीं, मगर की थी तीसरे चैप्टर से रिलेटेड थी। कितना पहले ऐसे ऊपर से नीचे सर। तुझे इतना याद क्यों है भाई?